अध्याय 0191 स्वर्ण ड्रैगन लार भाग 1। अध्याय 191 स्वर्ण ड्रैगन लार भाग 1। चेन जियांग ने चुपचाप हिसाब लगाया कि उसके पास कितने ट्रू एलिमेंटल डैन हैं। पहले परिष्कृत किए गए डैन और एक्सट्रीम मार्शल ब्रांड टूर्नामेंट में भाग लेकर प्राप्त डैन को मिलाकर अब उसके पास कुल 5500 ट्रू एलिमेंटल डैन थे। ये सोचकर उसकी सांस भी भर गई कि एक ट्रू रियल मार्शल आर्टिस्ट के पास इतने सारे ट्रू एलिमेंटल डैन कैसे हो सकते हैं। उसने कुछ समय निकालकर कुछ दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियां ढूंढने का इरादा किया जिन्हें डैन में परिष्कृत करना बहुत उपयोगी होगा। छोटी बच्ची, मुझे पंचतत्वों के सच्चे तात्विक दानों को परिष्कृत करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी है, मुझे वे कहाँ मिलेंगी? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब तक वहाँ कोई और मौजूद न हो वह बड़ी सहजता से अपने योद्धा भतीजे और भतीजी का जिक्र करता। पंचतत्वों का सच्चा तत्वदान आमतौर पर उन मार्शल कलाकारों को दिया जाता था जो एक साथ 2 या 2 से ज्यादा प्रकार की सच्ची क्यूई की साधना कर रहे होते थे। ये सच्चे तत्वदान से ज्यादा उपयोगी था, हालांकि इसकी जड़ी बूटियां अपेक्षाकृत दुर्लभ और काफी महंगी भी थीं। बाजार में इसे लगभग 2 लाख क्रिस्टल पत्थरों में खरीदा जा सकता था। चेनवू मुख्य भूमि में बहुगुणित सच्चे क्यूई की साधना करने वाले मार्शल कलाकार बहुत दुर्लभ थे। ये सभी व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली थे और संप्रदायों द्वारा उनका उत्साहपूर्वक पालन पोषण किया जाता था। यही कारण था कि पंचतत्वों का सच्चा तत्वदान बहुत महंगा होने के साथ साथ दुर्लभ भी था। एल्डर डैन को पहले से ही पता था कि चेन जियांग में यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं और वह 5 तत्वों वाली सच्ची क्यूई की साधना करता है। यही एकमात्र तरीका था जिससे हुआंग जितियान चेन जियांग को अपना शिष्य बनाना चाहता था। इसलिए ये तथ्य कि वह इस प्रकार के डैन को परिष्कृत करना चाहता था उसके लिए भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिलहाल मुझे भी नहीं पता। दूसरे शब्दों में इस डैन के लिए जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ हैं, मैं उन पर नजर रखूंगा, एल्डर डैन ने जवाब दिया। हालांकि वह और चेन जियांग अक्सर झगड़ते रहते थे, लेकिन कुल मिलाकर उनका रिश्ता काफी अच्छा था। शुक्रिया, उस समय आप बेझिझक कोई भी कीमत मांग सकते हैं। आपके योद्धा चाचा इस समय धन से लबालब भरे हुए हैं, चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। एल्डर डैन ने हल्के से उपहास किया। दूसरों के हाथों पकड़े मत जाना, तुम्हारा इनाम अब 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा बहुत से लोग जानते हैं कि तुमने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र से कई विशाल मॉन्स्टर डैन और नर्क स्पिरिट ग्रास का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त किया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए और भी खतरनाक होगा। चेन जियांग को इसकी कोई चिंता नहीं थी, उसे बस थोड़ा सावधान रहना था। जब तक कि उसका ठिकाना दूसरों को पता न चल जाए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? चेन जियांग को अचानक कुछ याद आया। बस ये कह दो, मुझे लू परिवार से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और 9 सूर्य ज्वाला फल लाने में मदद करो। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटी बच्ची, मेरे पास पृथ्वी कोर दिव्य फल का एक बीज है। मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैंने तुम्हें जो खाने को दिया था वह वास्तव में उसी दिव्य फल का गूदा था। एल्डर डैन का कोमल शरीर कांप उठा, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध थी। उसने भारी आवाज में पूछा, क्या ये सच है? जैसे ही एल्डर डैन का प्रश्न गिरा, चेन जियांग के हाथ में मुट्ठी के आकार की लाल रत्न जैसी चीज प्रकट हुई। ये बहुत सुंदर लग रही थी, जिसके केंद्र में एक लौ जल रही थी। मैं लू परिवार से सट्टेबाजी में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, अभी ये दिव्य फल मत बोना। पहले एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मेरा इंतजार करो, और तुम किसी को भी अपने पास स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा होने की बात नहीं बता सकते। एल्डर डैन बहुत गंभीर हो गए। कुछ देर तक उन्हें फिर से समझाने के बाद ही वह वहां से चली गईं। आखिर वो कौन है? क्या मैंने उसके साथ कोई पूर्वजन्म का बंधन बांध लिया है? चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। वह इस एल्डर डैन के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक होता जा रहा था। उसे अचानक लगा कि उसके और एल्डर डैन के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया है। चेन जियांग नीले गहरे वृक्ष की छाया में जमीन पर लेटा था। पत्तों के बीच से सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। जैसे ही उसने सूरज की रोशनी देखी, अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा। बहन मेयाओ, क्या स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा सृष्टि की अग्नि आत्मा से संबंधित है? चेन जियांग जल्दी से खड़ा हुआ और पूछा। बैंगनी चंद्र अग्नि आत्मा और नीला सितारा अग्नि आत्मा दोनों ही नश्वर संसार में जीवन की ज्वालाएं ला सकती हैं, यही कारण है कि वे सृष्टि की अग्नि आत्माओं की श्रेणी में आती हैं। निश्चित रूप से, क्या आप यह नहीं कह सकते कि अधिकांश जीवित प्राणी सूर्य से अविभाज्य हैं? दुनिया में आत्मा क्यूई का निरंतर उत्पादन काफी हद तक सूर्य के कारण ही संभव है। नीले तारे की अग्नि और बैंगनी चंद्र अग्नि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न कर सकती हैं, और ये ज्वालाएं स्वयं सूर्य से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा किसी भी अन्य अग्नि आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि आप अभी हाल ही में इसके साथ जुड़े हैं, और अग्नि आत्मा भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, सू मेयाओ ने उत्तर दिया। चेन जियांग की आंखें घूम गईं और उन्होंने कहा, जब मैं आग छोड़ता हूँ तो उसमें एक खास आभा होती है। क्या ये सूर्य के प्रकाश के समान नहीं है? यदि ऐसा है तो मैं भी कुछ जीवन उत्पन्न कर सकता हूँ। यह शायद गलत सलाह हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पहले अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति को महसूस करना होगा और फिर इस ऊर्जा को निकालने का प्रयास करना होगा। शायद इसे काष्ठ गुण सत्य क्यूई के साथ मिलाकर ड्रैगन लार का निर्माण कहीं बेहतर प्रभाव डालेगा, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। सू मेयाओ की आवाज में कुछ उत्साह देखा जा सकता था। 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास में ड्रैगन लार अभ्यास पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने वाला था।
ये वास्तव में एक अद्भुत घटना थी कि यह अभ्यास विकास को गति देने वाला सार उत्पन्न कर सकता था। इसके अलावा इसका अभ्यास करने वाले साधक पर शक्तिवर्धक प्रभाव भी पड़ता था। यदि इसे स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा द्वारा उत्पन्न शक्तिशाली जीवन शक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या ये और भी भयावह नहीं होगा? चेन जियांग ने तुरंत अपने हृदय को शांत किया, अपने पूरे शरीर को शिथिल किया और स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति की खोज शुरू कर दी। स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा पहले से ही उसके शरीर के साथ विलीन थी और यह धीरे धीरे विश्व की आत्मा क्यूई के अवशोषण के साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे अग्नि आत्मा बड़ी होती वह अंततः स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करने लगती। उस समय चेन जियांग के शरीर में ज्वालाओं की एक सतत धारा प्रवाहित होती और एक अग्नि आत्मा का पोषण करना भी संभव होता। हालांकि ड्रैगन लॉर अभ्यास स्पिरिट जड़ी बूटियों की वृद्धि को तेज कर सकता था, फिर भी चेन जियांग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर वह नीला गहरा वृक्ष नीला गहरा फल देना चाहता था तो उसे कुछ महीनों तक ड्रैगन लॉर बनानी पड़ती थी, फिर उसे सींचने के लिए 1 और महीना चाहिए था। इस दौरान उसने अपनी साधना को और भी विलंबित कर दिया। बेशक अगर दूसरे कीमियागरों को उसके विचारों के बारे में पता चलता तो वे उसे डांट फटकार कर मार डालते, फिर भी उसकी यह कहने की हिम्मत थी कि यह पर्याप्त नहीं है। इंसान के लालच का कोई अंत नहीं होता और चेन जियांग भी इसका अपवाद नहीं था। उसकी दिव्य अनुभूति उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी, उस स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा में जीवन शक्ति की तलाश में जो उसके शरीर में विलीन हो गई थी। अनजाने में 2 दिन बीत गए और अचानक उसकी भौहें उत्साह से फड़कने लगीं। उसे वह मिल गया था। प्राणशक्ति एक सुनहरे, कोमल और चमकीले कोहरे से निकल रही थी। ये बहुत ही छोटी थी और एक ज्वाला तत्व कण के अंदर छिपी हुई थी। ये जानना जरूरी है कि चेन जियांग के शरीर के विभिन्न अंगों, उसकी हड्डियों, रक्त और शिरोबिंदुओं में बहुत सारे छोटे ज्वाला कण थे। ये स्वर्गीय सूर्य अग्नि आत्मा के साथ विलय के दुष्परिणामों के कारण था। जब तक उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती, ये रहस्यमय ज्वाला कण उसकी साधना के साथ उत्पन्न होते रहेंगे। जब वह ज्वालाएं छोड़ता तो ये कण उसे शक्तिशाली ज्वालाएं प्रदान करते। चेन जियांग ने तुरंत ड्रैगन लॉर व्यायाम किया और ड्रैगन लॉर को जमाना शुरू कर दिया। वह लगातार इन कणों के अंदर प्राणशक्ति को अवशोषित करता रहा। आत्मा क्यूई के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद ये कण एक बार फिर से निरंतर प्रवाह में प्राणशक्ति उत्पन्न करने लगे, इसीलिए उसने प्राणशक्ति को निकालना बंद नहीं किया। आधा दिन बीत गया और चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने एक छोटा कप निकाला और मुंह खोला। तुरंत ही उसकी जीभ से सुनहरी रोशनी से भरा एक बड़ा तरल पदार्थ कप में गिरा। इस समय चेन जियांग बेहद उत्साहित था क्योंकि उसे सफलता मिल गई थी। हालांकि उसे अभी भी नहीं पता था कि इस चीज का क्या असर होगा। मैं वास्तव में सफल रहा। हाँ, अच्छा, मैं इसे गोल्डन ड्रैगन लॉर कहूंगा। चेन जियांग ने उस छोटे कप के अंदर सुनहरे तरल को प्रसन्नता से देखा। उसमें शायद लगभग 40 बूंदें थीं। वह पहले से ही अजूर प्रोफाउंड ट्री के अंतर्गत था और वह निश्चित रूप से अजूर प्रोफाउंड ट्री पर इसका परीक्षण करना चाहता था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि इस नीले गहरे पेड़ को दोबारा खिलने में कम से कम 3 साल लगेंगे और अगर ड्रैगन लॉर का इस्तेमाल भी किया जाए तो भी इसमें कम से कम आधा साल लग जाएगा। हालांकि वह इसका इस्तेमाल सुनहरे ड्रैगन लॉर के प्रभाव को ठीक से परखने के लिए कर सकता था। चेन जियांग ने जड़ों पर छोटे कप में गोल्डन ड्रैगन लॉर डाली और यह सब तुरंत ही एजियो प्रोफाउंड ट्री द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अध्याय 0192 स्वर्ण ड्रैगन लॉर भाग 2। अध्याय 192 स्वर्ण ड्रैगन लॉर भाग 2। छोटे कप में रखी सुनहरी ड्रैगन लॉर पलक झपकते ही सोख ली गई, जिससे चेन जियांग और सू मेयाओ बेहद हैरान रह गए। अगर यह पहले वाली नीली ड्रैगन लॉर होती तो भी अवशोषण को बेहतर बनाने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता। अगर अचानक बहुत ज्यादा डाल दिया जाए तो बहुत समय लगेगा और बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। TLN अधिक पढ़े जोंक कीक से दे लोंग सिया है दे ई दिया दिया दे को दी रू गो ई सिया जीफांग दुओले जे शीवेले यूं ली यूं सी शो। मुझे लगता है कि लेखक ने टाइपिंग में कुछ गलती की है और एक पंक्ति छूट गई है, इसलिए मैंने पिछले अध्यायों में लेखक द्वारा दिए गए विवरण को ध्यान में रखते हुए एक पंक्ति जोड़ दी है। अगर अवशोषण तेज था तो इसका मतलब था कि ड्रैगन लॉर की गुणवत्ता बेहतर थी और इससे स्पिरिट जड़ी बूटियों को तेजी से बढ़ने में मदद मिल सकती थी। जब उन्होंने पहले ड्रैगन लॉर व्यायाम की खेती की थी तब भी उन्हें इसे पानी से पतला करना पड़ता था। चेन जियांग ने तुरंत अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वह उत्साह से कांप उठा। उसने 40 छोटी छोटी कलियां देखीं और एक साथ सब कुछ डालने से ही पेड़ में फूल खिल गए और पहले से दुगनी मात्रा में भी। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, अगर वह रोज एक छोटा कप गोल्डन ड्रैगन लॉर डाले तो शायद 1-2 महीने में ही पेड़ पर फल लग जाएं। यह एक बार फिर खिल गया। एल्डर डैन अभी अभी वापस आए थे। उन्हें लगा कि नीला गहरा पेड़ कुछ अलग लग रहा है। उन्होंने सिर उठाकर देखा और तुरंत 40 छोटी छोटी नीले लालटेन जैसी कलियां देखीं। इस नीला गहरा पेड़ ने शुरू से ही उन्हें इसके अस्तित्व को समझने में असमर्थ बना दिया था और उन्हें ये समझने में और भी असमर्थ बना दिया था कि यह नीला गहरा पेड़ इतनी जल्दी फल कैसे दे सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह फिर से फल देगा। चेन जियांग मुस्कुराया। मैं अभी उठा और मैंने अचानक इसे फिर से खिलते हुए देखा। हा, मेरे पास जल्द ही 40 नीले गहरे फल होंगे। चेन जियांग के उस गर्वीले रूप को देखकर एल्डर डैन को बहुत जलन हुई। ये पेड़ वाकई बहुत अजीब था, इसलिए उसने संदेह से पूछा, क्या तुमने इस पेड़ के साथ कुछ किया है? नीले गहरे फलों में बहुत सारी स्पिरिट क्यूई होती है। फल देने के लिए इसे बहुत सारी स्पिरिट क्यूई अवशोषित करने की जरूरत होती है
है ना? ये कभी इतनी जल्दी नहीं होती। नीला गहरा पेड़ सचमुच बहुत सारी स्पिरिट क्यूई सोख लेता था। सुनहरे ड्रैगन की लार ने इस पेड़ को बदल दिया, जिससे पेड़ स्पिरिट क्यूई को तेजी से सोख लेता था और इसने जमीन की गहराई से सारी स्पिरिट क्यूई निकाल ली। इसलिए जब से चेन जियांग ने इस पेड़ को उगाने के लिए नीला ड्रैगन फल का इस्तेमाल किया था, तब से यह पेड़ दिन रात स्पिरिट क्यूई को बेतहाशा सोख रहा था। दूसरे शब्दों में, चेन जियांग की ड्रैगन लार ने इन फूलों और पेड़ों की नसों को और भी मोटा कर दिया और साथ ही इन फूलों और पेड़ों में आध्यात्मिक नसें भी पैदा कर दी, जो स्पिरिट क्यूई को तेजी से अवशोषित कर सकती थीं। खासकर उस समय जब ड्रैगन लार डाली गई, अवशोषण की दर सबसे ज्यादा थी। स्वर्ण ड्रैगन लार की प्रभावकारिता और भी अधिक थी, क्योंकि इसमें तात्विक जीवन शक्ति समाहित थी। यह एक ऐसी चीज थी जो आदिकाल में अस्तित्व में आई थी और आज भी विभिन्न जीव सूर्य के प्रकाश में निहित जीवन शक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन केवल तभी जब तुम मुझे अपना असली रूप देखने दोगे। चेन जियांग ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया, मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मरने तक उत्सुक बना दूंगा। एल्डर डैन ने कोमलता से खर्राटे लिए और कहा। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस करने का एकमात्र तरीका ये सोचना था कि उसका असली रूप चेन जियांग के दिल में कैसे खुजली पैदा कर सकता है। उसने एक बार फिर पूछा, तुमने जो कहा वह सच है? क्या तुमने सचमुच कुछ किया है? अगर ऐसा है तो चेन जियांग ने जो क्षमता हासिल की है वह सचमुच स्वर्ग के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। अगर अग्नि आत्मा का शिकार करने वाली शक्तियों को इसके बारे में पता चल गया तो चेन जियांग बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। चेन जियांग ने अपने होंठ भींचे और कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? इसी तरह मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एल्डर डैन अपने दिल में चौंक गए। हालांकि उन्होंने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं आपको अपना चेहरा नहीं देखने दूंगी, मेरे पास अपने कारण हैं, आश्वस्त रहें। मैं मूर्खता के बिंदु पर नहीं पहुंची हूं और दूसरों को इसके बारे में बताऊं। मैंने तुम्हारी चीजें सुलझा दी हैं, फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। लू परिवार तुमसे बहुत नफरत करता है। एल्डर डैन ने चेन जियांग की ओर एक स्टोरेज थैली फेंकी। चेन जियांग ने स्टोरेज बैग लिया और हंसते हुए बोला, उस दिन एल्डर डैन ने शर्त देखी थी, इसलिए चेन जियांग को दांव जीतने में मदद करना स्वाभाविक था। इसके अलावा चेन जियांग एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रह रहा था और लू परिवार देने में असमर्थ नहीं था। हालांकि दांव न चुकाने के चक्कर में लू परिवार पहले ही 2 दूसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट खो चुका था और यह एक परिवार के लिए बहुत गंभीर बात थी। इसकी कीमत दांव से कहीं ज्यादा थी, मानो उन्होंने मुर्गी चुराने की कोशिश की हो और उसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल ही हाथ से निकल गए। 9 सूर्य ज्वाला फल गहन सूर्य अग्नि दान को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री थी। यह उच्च श्रेणी के गहन स्तर के दान के लिए एक सामग्री थी। हालांकि यह केवल एक ही था, फिर भी यह बहुत कीमती था। चेन जियांग उस चमकीले लाल फल को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इसे प्राप्त करना पूरी तरह से प्रयास की बर्बादी नहीं थी। एल्डर डैन के जाने के बाद चेन जियांग ने ड्रैगन लार अभ्यास शुरू किया, जिससे वह स्वर्ण ड्रैगन लार बनी। 3 दिन बीत गए और नीला गहरा वृक्ष फिर से खिल उठा। अब वह नीलापन बिखेर रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण चमकी और चेन जियांग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। वह युद्ध प्रांगण से बाहर निकला, ये पूरी तरह जानते हुए कि नीला गहन वृक्ष जल्द ही फल देगा। इसलिए वह अब युन शियादाओ और अन्य लोगों की तलाश में निकल पड़ा। युन शियादाओ और अन्य लोगों को पृथ्वी कोर दिव्य फल का गूदा खाए लगभग 10 दिन बीत चुके थे और वे जाग चुके थे। वे पहले से ही चेन जियांग का इंतजार कर रहे थे और चेन जियांग को आते देख उन्होंने तुरंत चेन जियांग से गूदे के बारे में सवालों की बौछार कर दी। हालांकि चेन जियांग ने उन्हें केवल इतना बताया कि उसे काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में एक फल मिला है, यह मानते हुए कि मैंने तुम्हें यह अच्छी चीज दी है। तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए कि अंत में तुमने फिर क्या हासिल किया। तुम्हारी साधना का उत्थान धीमा नहीं है? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। झू रोंग ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, हमारी किस्मत अच्छी है। हमें उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा मिला। बाद में इन 2 लोगों ने उसमें से कुछ बेच दिया। अधिकांशतः मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग कभी नहीं किया जाता था क्योंकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। उच्च श्रेणी और उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों में आत्मा ची नहीं होती थी, क्योंकि संपीड़न के बाद उनके अंदर की आत्मा ची पहले ही शुद्ध सच्ची ची में परिवर्तित हो चुकी होती थी। केवल एक अंगूठे के आकार के उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर में इतनी अधिक मात्रा में सच्ची ची होती थी कि वह मार्शल कलाकारों को अवशोषण के बाद शीघ्रता से साधना करने में सक्षम बना सकती थी। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें कुछ बेच सकता हूँ? झू रोंग हंसा। कोई जरूरत नहीं, आप इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अब ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ। साधना के लिए संसाधनों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब सैन्य प्रांगणों के आवंटन की शुरुआत होनी चाहिए। चलो एक नजर डालते हैं। युन शियादाओ ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि 10 दिन पहले ही बीत चुके थे। चेन जियांग ने युन शियादाओ और अन्य लोगों के पूरी तरह से साफ होने का इंतजार किया और उसके बाद वे एक विशाल चौक पर पहुंचे। चौक में हर जगह मार्शल प्रांगण आवंटन सूची की घोषणा की जा रही थी। केवल 15वां मार्शल प्रांगण। एक मार्शल प्रांगण में वास्तव में 1000 से ज्यादा शिष्य होते हैं। मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? और साथ ही नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों का एक समूह।
युन शियादाओ के चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन चारों को एक ही मार्शल प्रांगण में आवंटित किया गया था और यह खुशी की बात थी। वू कियान भी वहाँ हैं, बड़े भाई चेन। हे युन शियादाओ बहुत ही भयावह ढंग से मुस्कुराया। मैं और वह दोनों एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड से हैं और पहले से ही नियमित रूप से मिलते हैं। इसके बारे में क्या? चेन जियांग ने उसे एक खाली नजर से देखा। पानी के सबसे नजदीक वाला मंडप पहले चांदनी का आनंद लेता है। क्या वह युवा लड़की पहले से ही आपके पास नहीं है? जू रोंग ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। TLN मुहावरा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के करीबी होने के कारण या कुछ परिस्थितियों के कारण लाभ उठाना, क्योंकि यहाँ दोनों एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में रहते हैं। बकवास मत करो, वह और मैं सिर्फ दोस्त हैं। चेन जियांग ने मार्शल कोर्टयार्ड से जुड़े कुछ नियमों को देखा। उनमें से एक नियम ने उसे कुछ उदास कर दिया। हर साल किसी को एक कार्य पूरा करना होगा, अन्यथा उन्हें दंड स्वीकार करने के लिए नर्क मार्शल कोर्टयार्ड में फेंक दिया जाएगा। इस समय जू वेलोंग अचानक चिल्लाया, देखो, लू झेंगनान भी हमारे साथ उसी मार्शल प्रांगण में है। ये रोमांचक होने वाला है। मैंने कई प्रसिद्ध युवा ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकारों के नाम भी देखे हैं, कई पारिवारिक शिष्यों के नाम भी हैं। इनमें से कुछ परिवारों को आपसे शिकायत है। जू रोंग ने भी अपना सिर हिलाया। नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों को तब तक डरने की कोई जरूरत नहीं है जब तक वे सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। उन्हें कभी भी परिवार के सदस्य की तरह नहीं माना जाएगा। हालांकि अगर वे सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्य हैं तो परिवार में वे खजाने के समान ही होंगे। चेन जियांग, आखिरकार अब तुम प्रकट हो गए। अचानक दूर से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। ये लू झेंगनान की आवाज थी। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0193 सट्टेबाजी प्रमुख। अध्याय 193 सट्टेबाजी प्रमुख। लू झेंगनान की लापरवाही की वजह से उसने अपने परिवार को 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन और एक 9 सनफ्लेम फ्रूट गंवा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नतीजा न निकले? इस समय चेन जियांग के लिए उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी। क्या पिछली हार तुम्हारे लिए अब भी काफी दुखद नहीं थी? चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए उदासीनता से जवाब दिया। चौक में बहुत से लोग थे। ऐसा नजारा देखकर उनकी आत्मा अचानक जाग उठी। मार्शल कोर्टयार्ड के नए नियमों के अनुसार जब तक ताकत लगभग समान है, किसी भी चुनौती को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये शिष्यों के बीच बेहतर आदान प्रदान के लिए बनाया गया था। लू झेंगनान ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। आंखों में एक भयंकर भाव लिए उसने चेन जियांग को घूरा। जाहिर है लू झेंगनान चेन जियांग को चुनौती देना चाहता था। दोनों ही ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट थे और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की मार्शल कोर्टयार्ड व्यवस्था में अभी बदलाव हुआ था, जिससे 2 ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट एक भयंकर युद्ध में उतर गए, जिससे भीड़ का उत्साह एक बार फिर भड़क उठा। अगर तुम उसे चुनौती देना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक आकर चेन जियांग के सामने खड़ा हो गया। इससे चेन जियांग और बाकी लोग थोड़े हैरान हुए। असाधारण चाल ढाल वाला यह अधेड़ उम्र का आदमी असल में याओ हाइशिंग ही था, वही प्रशिक्षु जिसे चेन जियांग ने पहले सस्ते में अपने जाल में फंसा लिया था। मिस्टर याओ, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? लू झेंगनान ने याओ हाइशिंग को स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। हालांकि सभी जानते थे कि याओ हाइशिंग चेन जियांग के प्रशिक्षु थे, फिर भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसे केवल एक मजाक समझा। इसके अलावा बहुत से लोग याओ हाइशिंग का बहुत सम्मान करते थे। आखिरकार वह एक लेवल 3 कीमियागर थे। कई वर्षों तक विभिन्न कीमिया प्रतियोगिताओं में वह शीर्ष पर उच्च और सबसे उल्लेखनीय हस्तियों में से एक थे। उनकी कीमिया प्रतिभा खराब नहीं थी और एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के कीमियागर समुदाय में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। वह मेरे गुरु हैं, याओ हाइशिंग ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया। अगर पहले ऐसा होता तो उसे ऐसा कहने में बहुत शर्म आती, लेकिन अब बात अलग थी। उस समय चेन जियांग न केवल एक सच्चे मार्शल दायरे का मार्शल कलाकार था, बल्कि वह चौथे स्तर का कीमियागर भी था, याओ हाइशिंग से एक स्तर ऊंचा। हालांकि यह सिर्फ एक स्तर का था, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। अब ऐसे गुरु होने पर उसका उपहास नहीं किया जाएगा। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, हाइशिंग, आप इतने समय से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं, परिणाम क्या है? एक शिक्षक के रूप में मैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत व्यस्त रहा हूं और मुझे आपको कीमिया में मार्गदर्शन करने का समय नहीं मिला। कृपया मुझे माफ करें। अगर चेन जियांग ने पहले ऐसा कहा होता तो यह निश्चित रूप से हास्यास्पद होता, लेकिन अब कोई भी हंसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अब उसके पास याओ हाइशिंग से ऐसा कहने की योग्यता है। अब याओ हाइशिंग मन और वचन दोनों से आश्वस्त हो चुका था। उसने आखिरकार चेन जियांग को अपना गुरु मान लिया था। स्वाभाविक रूप से चेन जियांग भी ऐसे शिष्य को पाकर खुश था, क्योंकि वह अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और एक रसायनज्ञ होने के नाते याओ हाइशिंग चेन जियांग की सेना में शामिल होने और उसे मजबूत करने की सभी जरूरतें पूरी करता था। ये प्रशिक्षु ट्रू एलिमेंटल डैन और व्हाइट जेड डैन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मैं अब ट्रू एलिमेंटल डैन को मुश्किल से ही परिष्कृत कर पा रहा हूँ, बस मेरे पास पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं हैं। याओ हाइशिंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। चेन जियांग ट्रू एलिमेंटल डैन और व्हाइट जेड डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था, और वह भी बहुत उच्च गुणवत्ता का। इसी बात ने याओ हाइशिंग को श्रद्धा का अनुभव कराया। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, एक भंडारण थैली निकाली और अपने प्रशिक्षु को सौंप दी। वह थोड़ा मुस्कुराया और कहा, ये सच्चे एलिमेंटल डैन और व्हाइट जेड डैन दोनों के लिए जड़ी बूटियों के 50 सेट हैं, इन्हें ले लो और अभ्यास करो। आपको मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। याओ हाइशिंग दंग रह गया। सब लोग भौचक्के होकर उस थैली को देखने लगे।
हर कोई जानना चाहता था कि क्या वो चीजें सचमुच वहाँ हैं भी या नहीं। चेन जियांग वाकई इतना उदार हो सकता है और एक ही बार में इतनी सारी जड़ी बूटियां दे सकता है। याओ हाइशेंग ने भंडारण थैली ली और जैसे ही उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का इंजेक्शन लगाया, उसका पूरा शरीर कांप उठा। कांपती आवाज में उसने बार बार कृतज्ञता व्यक्त की। सबने देखा और सोचा कि यह कोई झूठा दृश्य नहीं था। उन्होंने मन ही मन अनुमान लगाया कि चेन जियांग ने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में बहुत सी अच्छी चीजें प्राप्त की होंगी। इसी वजह से चेन जियांग को देखते हुए उनकी आंखों में लालच भरी नजरें थीं। लू चेंगनान, तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, है ना? क्या तुम एक बार फिर शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो? चेन जियांग ने खुश मुस्कान के साथ कहा। सोचती हुई नजरों से उसने लू चेंगनान की तरफ देखा, जो अभी भी आश्चर्य से स्तब्ध था। मैं बस तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट में तुम्हारे साथ संकेत साझा करना चाहता हूँ। लू चेंगनान शर्त लगाना चाहता था, हालांकि उसके पास शर्त लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। चेन जियांग का चेहरा बदल गया, वह बेहद उदास हो गया। बार बार लू उसे मार डालना चाहता था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह उन्हें सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत चुकाएगा। तुम अपना सिर दांव पर लगा सकते हो, तुम दांव लगाओगे या नहीं? अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपना सिर दे दूंगा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, मेरा सिर 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है। तुम सहमत हो या नहीं? क्या यह उनकी जिंदगी का जुआ नहीं था? दूसरे शब्दों में, एक जिंदगी और मौत की लड़ाई जिसकी संप्रदाय में इजाजत थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि चेन जियांग को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसका सिर 10 लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर था, जबकि लू चेंगनान का सिर कुछ भी नहीं था। चेन जियांग ने पहले ही देख लिया था कि लू चेंगनान सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुका है। हालांकि उसके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई में भी बहुत बदलाव आया था, वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। लू चेंगनान अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, यह मत सोचो कि तुम हमेशा विजेता रहोगे। मैं मानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे साथ दांव लगाने के लिए और कुछ नहीं है, हालांकि मेरे पास दांव लगाने के लिए ये जीवन है। इस बार मैं निश्चित रूप से ब्याज सहित अपना सब कुछ खो दूंगा। चेन जियांग ने ठंडी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, लू परिवार, मैं पहले लू चेंगनान को मार डालूंगा और फिर तुम्हारे खिलाफ आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा करूंगा। लू चेंगनान का सिर लेकर मैं ये घोषणा करूंगा कि मुझे, चेन जियांग को, धमकाना इतना आसान नहीं है। कल सुबह चरम मार्शल चमकदार सूर्य घाटी, लू चेंगनान ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चला गया। चरम मार्शल चमकदार सूर्य घाटी एक पर्वत श्रृंखला के भीतर अनेक मार्शल प्रांगणों के एक ओर स्थित एक घाटी थी। इस घाटी की जमीन बहुत मजबूत थी और यह घाटी पूरी तरह से पर्वत श्रृंखलाओं से ढकी हुई थी। अगर सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी यहाँ लड़ते तो इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल होता। ये जगह दरअसल सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को प्रतियोगिताओं के लिए दी गई थी। जू रोंग ने लू परिवार के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस बीच युन शियादाओ और जू वेलोंग ने बिना किसी पृष्ठभूमि वाले सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों या अच्छी योग्यता वाले 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के शिष्यों की तलाश शुरू कर दी। ऐसे ही लोगों को वे अपनी नई सेना में शामिल करना चाहते थे। चेन जियांग याओ हाइशेंग के साथ चरमदान प्रांगण में याओ हाइशेंग के निवास पर गए। चेन जियांग ने अपने शिष्य को सच्चे तत्वदान और श्वेत ज़ेड दान को परिष्कृत करने में मार्गदर्शन दिया, जो उनके लिए बहुत आसान काम था। आखिरकार दूसरे व्यक्ति ने उन्हें गुरु कहा था, तो उन्हें निश्चित रूप से एक शिक्षक के रूप में कार्य करना ही था। चेन जियांग ने ट्रू एलिमेंटल डांस और व्हाइट ज़ेड डांस को परिष्कृत करने का अपना अनुभव आगे बढ़ाया। उनके स्पष्ट और सरल मार्गदर्शन से याओ हाओशेंग ने बहुत कुछ सीखा और बहुत लाभ उठाया। इससे वह चेन जियांग की और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगे। चरम मार्शल संप्रदाय के वरिष्ठ भी शिष्यों के प्रयास और साधना विधियों की सुविधा पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। चेन जियांग को हमेशा लगता था कि चरम मार्शल संप्रदाय ऐसा अन्य संप्रदायों की घेराबंदी से निपटने के लिए या इसी तरह के किसी अन्य मामले में करता है। चेन जियांग भी काफी समय पहले सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, हालांकि उसने अभी तक उन पौराणिक दिव्य मार्शल कौशल यानी स्वर्ग स्तर के मार्शल कौशलों को नहीं देखा था। ये भी चरम मार्शल संप्रदाय के प्रमुख गोपनीय रहस्यों में से एक था। आमतौर पर किसी को सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करनी होती है। आगे बढ़ने के बाद यदि उन्होंने स्वयं को कुछ हद तक चरम मार्शल संप्रदाय के प्रति समर्पित कर दिया हो, तभी वे इनमें से कोई एक कौशल सीख सकते थे, या यदि उनका कोई गुरु हो तो उनके गुरु उन्हें ये कौशल प्रदान कर सकते थे। हालांकि अब नियम बदल दिए गए हैं। जब तक व्यक्ति को चरम मार्शल संप्रदाय से अनुमोदन प्राप्त होता है, तब तक वह दिव्य मार्शल कौशल प्राप्त कर सकता है। बस अनुमोदन मानक अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगली सुबह चेन जियांग चरम मार्शल चमकदार सूर्य घाटी पहुंच गया। उसके आसपास की पहाड़ी पहले से ही दर्शकों से भरी हुई थी। चेन जियांग के आते ही जू रोंग, युन शियादाओ और जू वेलोंग दौड़कर वहां पहुंच गए। छोटे भाई चेन, लू चेंगनान की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसका एक बहुत शक्तिशाली गुरु है। उसके उस गुरु का इतिहास अस्पष्ट है, लेकिन उसने ड्रैगन मार्शल तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। मुझे लगता है कि लू चेंगनान ने भी इसे सीख लिया था, जू रोंग ने धीमी आवाज में कहा। TLN, नमस्ते दोस्तों। सच तो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों में मैं बहुत व्यस्त था, बहुत सारा काम बाकी था, इसलिए किसी भी अध्याय का अनुवाद करने का समय नहीं मिला। लेकिन अब मैं खाली हूँ और धीरे धीरे उन अध्यायों की भरपाई करने की कोशिश करूंगा जो छूट गए थे।
आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आशा है आपको उपन्यास पसंद आ रहा होगा। दूसरी बात, हमने पिछले सभी अनुवादों का संपादन और अनुवाद भी कर दिया है। जियान अक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य अध्याय 0194 दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक अध्याय 194 दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक। जैसे ही चेन जियांग ने ये 3 शब्द ड्रैगन मार्शल तकनीक सुने, उसके होठों पर मुस्कान की एक झलक दिखाई दी। वह ड्रैगन मार्शल तकनीक से निडर था क्योंकि उसने उनमें से सबसे शक्तिशाली ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास की साधना की थी। जब तक वह ताई ची वशीकरण ड्रैगन अभ्यास के रहस्यों की गहराई को समझता, वह न केवल अन्य सभी ड्रैगन मार्शल तकनीकों को नियंत्रित करने में सक्षम होता, बल्कि नई ड्रैगन मार्शल तकनीकें भी बना सकता था। कल शाम से ही झू रोंग पूरी रात खोजबीन में लगा रहा। वह जानना चाहता था कि लू झेंगनान को इतना आत्मविश्वास क्यों था। झू रोंग को उम्मीद नहीं थी कि लू झेंगनान के पास ड्रैगन मार्शल तकनीक होगी, जो चेवू मुख्यभूमि के मार्शल कलाकारों की नज़र में पवित्र थी और दिव्य मार्शल कौशल के समान ही थी। लू झेंगनान पहले ही आ चुका था। उसने एक सुनहरा टाइट हल्का कवच पहना हुआ था। एक नज़र में ही साफ पता चल गया कि इस कवच की रैंक बुरी नहीं थी। अगर किसी के पास इस तरह का रक्षात्मक उपकरण होता तो वह हमले को रोक सकता था और लड़ाई के दौरान गंभीर रूप से घायल होने से बच सकता था। किंग स्केल आर्मर, एक 7वें स्तर का स्पिरिट उपकरण। यह आदमी बहुत अमीर है। जू वेलोंग ने लू झेंगनान की ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। बेहतर तुलना के लिए प्रतियोगिता के दौरान हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। हालांकि कवच और रक्षात्मक उपकरण पहने जा सकते थे। पिछली बार लू झेंगनान चेन जियांग से कीमिया में हार गया था, फिर भी लू झेंगनान अपनी ताकत को लेकर बहुत आश्वस्त था। हालांकि वह जानता था कि चेन जियांग ने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया था, लेकिन वह ऐसी स्थिति में था जब चेन जियांग अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल कर सकता था, जबकि अन्य नहीं कर सकते थे। लू झेंगनान का मानना था कि वह भी उन्हीं परिस्थितियों में उन सभी लोगों को अपंग बना सकता था। युन शियादाओ और बाकी लोग मार्शल आर्ट के मैदान से निकलकर लड़ाई देखने के लिए पहाड़ पर आधे रास्ते तक जा चुके थे। उन्होंने अपने आसपास भी देखा, लेकिन उन्हें कोई भी एल्डर वहां मौजूद नहीं मिला। चेन जियांग, तुम्हें अपने किए पर पछतावा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तुम जरूर मर जाओगे। चिल्लाते हुए लू झेंगनान की आंखें लाल हो गईं। उसका सफेद चेहरा पूरी तरह से काली ची से ढका हुआ था। चेहरे की कुछ काली मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसका रूप सचमुच गंभीर लग रहा था। अचानक लू झेंगनान के शरीर से एक दुष्ट क्यूई निकली, जिससे चेन जियांग कुछ कदम पीछे हट गया। लू झेंगनान का ये रूप देखकर चेन जियांग का चेहरा बहुत भारी हो गया और उसका दिल और भी ज्यादा सदमे में आ गया। ये दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक है। यह एक ऐसा कौशल है जो किसी शैतानी पथ के मार्शल कलाकार द्वारा ड्रैगन मार्शल तकनीक में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप विकसित किया गया था। इस प्रकार की ड्रैगन मार्शल तकनीक लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। ये साधक और अन्य लोगों दोनों के लिए हानिकारक है। शुरुआती चरण में साधक को कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा। इसके अलावा यह उनकी शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। हालांकि यदि साधक बाद के चरणों तक पहुंचने में सक्षम हो जाता है तो साधक मूल रूप से अस्तित्वहीन हो जाएगा। वह पहले अपना विवेक खो देगा और फिर एक अत्यंत दुष्ट व्यक्ति बन जाएगा। बाई यूयू ने आश्चर्य से कहा। शुरू से ही वह शैतानी पथ की साधक थी। उसे शैतानी पथ से जुड़ी अधिकांश चीजों की गहरी समझ थी। लू झेंगनान की इस दुष्ट ड्रैगन युद्ध तकनीक ने चेन जियांग और वहां मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। फिर अगले दृश्य ने सबको और भी चौंका दिया जब लू झेंगनान के दोनों हाथ अचानक काले पड़ गए। फिर वे धीरे धीरे फूलने लगे और 2 काले ड्रैगन के पंजों में बदल गए। पंजे का सिरा बहुत लंबा था और बहुत भयानक और भयावह लग रहा था। चेन जियांग, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। लू झेंगनान की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी, मानो कोई खूंखार जानवर बोल रहा हो। इस समय उसका रूप बहुत भयावह लग रहा था। उसके चेहरे पर काले काले शल्क उभरे हुए थे, जिनमें से हर एक उस काली ची से भरा हुआ था। उन काले भयावह ड्रैगन पंजों के साथ ये दृश्य काफी भयावह था। लू झेंगनान को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका स्वरूप किसी पशु मानव जैसा है। लोगों को मतली का एहसास हुआ और घाटी में छाई दुष्ट क्यूई से डर लगने लगा। चेन जियांग को लगा कि एक शत्रुतापूर्ण सच्ची क्यूई, जो बुरे इरादों से भरी हुई है, उसे जकड़ रही है, जिससे चेन जियांग के मन में संकट की भावना पैदा हो गई। कैसा गुरु है उसका? उसके गुरु ने जो तकनीक दी थी, उसी ने उसे कुछ ऐसा बनाया है। चेन जियांग ने मन ही मन सोचा। तभी अचानक एक काली धुंध उसकी ओर उड़ी और उसके बाद हवा का एक झोंका आया। उसे लगा कि कोई निर्दयी और अत्याचारी शक्ति उसकी ओर आ रही है। एक बिजली की चमक के साथ चेन जियांग ने एक तरफ से छलांग लगा दी। अगर वह जरा भी धीमा होता तो उन काले ड्रैगन के पंजों की जोड़ी उसे मार देती। हालांकि उसके पास काला कछुआ एडामिंटाइल कवच था, फिर भी वह इतनी भयानक दुष्ट ट्रू क्यूई का सामना करते हुए गंभीर रूप से घायल हो ही जाता। ये दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक वास्तव में साधक को बहुत शक्तिशाली बनने की अनुमति दे सकती है। चेन जियांग ने चुपके से उस शक्ति के विस्फोट पर आह भरी जो अभी कुछ समय पहले लू झेंगनान से आई थी। चेन जियांग चौंका। लू झेंगनान हवा की तरह उछल पड़ा। उसने चेन जियांग के चेहरे की ओर जोर से अपना पंजा बढ़ाया। 5 तीखे पंजों की नोकें ठंडी चमक के साथ हवा में ऐसे चुभ गईं जैसे 5 तीखे चाकुओं के साथ क्यूई का एक शक्तिशाली विस्फोट हो रहा हो। चेन जियांग एक बार फिर बगल से बच निकला। हालांकि उस शक्तिशाली प्रहार से उसके चेहरे पर 2 खूनी खरोंचें आ गईं। लू झेंगनान बहुत तेज था,
जैसे ही चेन जियांग चकमा दे चुका था, लू जेंगनान ने एक बार फिर हमला बोल दिया। अपने अतुलनीय, कठोर और अविनाशी काले ड्रैगन पंजों से उसने चेन जियांग पर हमला कर दिया। इस तरह ये लू जेंगनान द्वारा चेन जियांग पर हमला करने के लिए 2 शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने के बराबर था। इस बीच चेन जियांग अपने हथियार का उपयोग करने में सक्षम नहीं था और पिछले कुछ समय से वह हवा के नीचे गिर गया था। चेन जियांग ने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और एक तरफ हट गया। तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बावजूद वे तेज बारिश जैसे तेज पंजे सीधे उस पर झपटे। उसकी आकृति मैदान से गायब हो चुकी थी, फिर भी लू जेंगनान उसकी स्थिति का सही अंदाजा लगा पा रहा था। लू जेंगनान के अर्ध जानवर बन जाने के बाद उसकी 5 इंद्रियां कई गुना बढ़ गई थीं, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। लू जेंगनान ने अपनी भुजाओं पर बहुत सारी सच्ची इकट्ठी कर ली थी। नतीजतन जब भी वह अपनी भयानक भुजाओं से हमला करता तो वह भारी मात्रा में बल और गति इकट्ठा कर लेता। इस तरह उसके तीखे पंजे और भी शक्तिशाली हो जाते। इस समय प्रत्येक प्रहार से निकलने वाली क्यूई तरंगों के परिणामस्वरूप जमीन पूरी तरह से पंजे के निशानों से ढकी हुई थी। यह आदमी तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। चेन जियांग मन ही मन चौंक गया। हालांकि उसकी गति थोड़ी ही ज्यादा थी, लेकिन इस वजह से वह पलटवार करने में असमर्थ था। लू जेंगनान का आक्रमण शुरू होते ही उसकी शक्ति और गति काबिले तारीफ की। यहाँ तक कि दर्शकों में मौजूद कुछ तीसरे और चौथे स्तर के ट्रू रियल मार्शल आर्टिस्ट भी शर्मिंदा हो गए। लेकिन जो लोग सचमुच समझ रहे थे कि क्या हो रहा है, वे चेन जियांग से डरे हुए थे, क्योंकि ड्रैगन के पंजों के इस भयानक हमले का सामना करने के बावजूद उसके चेहरे पर बस कुछ खरोंचे थीं और कुछ नहीं। चेन जियांग को ज्यादा चोट नहीं आई थी, उसकी सांसें स्थिर थीं और उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ऐसा भी लग रहा था कि इन परिस्थितियों में वह धीरे धीरे लू जेंगनान की लय से भी परिचित हो रहा था। हालांकि लू जेंगनान के हमले बहुत भयंकर लग रहे थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि चेन जियांग का बचाव और भी मजबूत था। इतने लंबे समय तक हमले करने के बाद भी कोई स्पष्ट परिणाम न मिलने पर लू जेंगनान का धैर्य जवाब दे रहा था। अचानक उसके शरीर से एक काली दुष्ट ची निकली और उसने एक उदास दहाड़ लगाए। उसकी दोनों भुजाएं तेजी से फैल गईं और उन पर शल्क उभरने लगे। उसका रूप और भी भयावह हो गया, उसका पूरा शरीर फूल गया और बड़ा हो गया। एक बार फिर इस परिवर्तन को देखकर देखने वालों के सिर में झुनझुनी होने लगी। मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। लू जेंगनान ने एक और हाथ मारा, हालांकि पहले से कहीं ज्यादा तेज गति में। अचानक बदलाव ने चेन जियांग को चौंका दिया, हालांकि उसे युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था। उसी क्षण एक पानी का पर्दा उसके सिर की रखवाली करता हुआ दिखाई दिया। इसके बावजूद वह काले पंजे के जोर से उड़ गया और वह पानी का पर्दा दबाव में फट गया। लू जेंगनान द्वारा चेन जियांग को मार गिराने के बाद वह एक काले सिलहुट में बदल गया और अपने शिकार का पीछा करने लगा तथा उसके काले पंजे चेन जियांग पर टूट पड़े। चेन जियांग तेजी से लुढ़क कर बच निकला, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर एक क्यूई आवरण छाया हुआ था। ये काला कछुआ लुओ तियान आवरण था और इसमें बेहद शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं थीं। हालांकि लू जेंगनान का वार चेन जियांग को मारने में विफल रहा, लेकिन उस एक प्रहार से पूरी जमीन चकनाचूर हो गई। पूरी घाटी जमीन के माध्यम से एक कंपन के रूप में हिल गई। इतना जोरदार वार, फिर भी चेन जियांग उसे चकमा देने में कामयाब रहा। लू जेंगनान बेहद गुस्से में था। उसने एक बार फिर पागलों जैसी चीख मारी और लुढ़कते हुए चेन जियांग पर अपनी हथेली जोर से पटकी। इस हथेली के प्रहार से जमीन में अचानक एक और कंपन दौड़ गया। लू जेंगनान के प्रहार कितने शक्तिशाली थे, ये साफ जाहिर था। चेन जियांग के नीचे की जमीन पूरी तरह से कुचलकर धंस गई। चेन जियांग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका काला कछुआ लुओ तियान आवरण हमले से टुकड़ों में बिखर गया। जब लू जेंगनान की हथेली का वार चेन जियांग की ओर आ रहा था, उसने भी अपनी हल्की धुंध से ढकी हुई बाह को आगे बढ़ाया और जवाबी हमले में लू जेंगनान का टखना पकड़ लिया। अचानक चटकने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद लू जेंगनान की एक भयंकर चीख सुनाई दी। चेन जियांग ने गहन आभा उंगली का इस्तेमाल किया था, जो एक दुर्जेय युद्ध तकनीक है जो केवल चुटकी बजाते ही आत्मिक हथियारों को आसानी से नष्ट कर सकती है। इस समय चेन जियांग पहले ही सच्चे युद्ध क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था और अपनी भयानक सार्वभौमिक सच्ची क्यूई से उसने लू जेंगनान के टखने को पूरी तरह से कुचल दिया। जब लू जेंगनान का टखना कुचला गया तो उसे अपने पैर में अवर्णनीय दर्द महसूस हुआ। अचानक तेज दर्द के आवेग से लू जेंगनान के मुंह से खून निकल आया। उसका फूला हुआ गंभीर शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य, अध्याय 0195, द्वंद्वयुद्ध, अध्याय 195, द्वंद्वयुद्ध। लू जेंगनान का टखना कुचल गया था और यह बेहद दर्दनाक अनुभव था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चेन जियांग की तरफ जोर से अपनी हथेली मारी। लू जेंगनान पूरी ताकत से झपटा और सीधे चेन जियांग के सिर पर निशाना साधा। चेन जियांग की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने हाथ उठाया और उन भयानक सीपियों का अपनी हथेलियों से स्वागत किया। दोनों हथेलियां आपस में टकराईं और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ फूट पड़ीं। जमीन में अचानक कंपन हुआ जिससे घाटी हिल गई। लू जेंगनान ने एक और दर्दनाक चीख मारी। उसकी विशाल गंभीर हथेली पूरी तरह से खून से लथपथ थी। जब चेन जियांग ने कुछ क्षण पहले अपनी हथेली आगे बढ़ाई तो उसने गहन आभा वाली उंगली और आश्चर्यजनक स्वर्गीय हथेली, 2 पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल एक साथ इस्तेमाल किए। उसके वार ने न केवल लू जेंगनान की हथेली को भेदकर पूरी तरह कुचल दिया, बल्कि एक भयानक और शक्तिशाली क्यूई भी हथेली के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई।
ये भयानक और शक्तिशाली क्यूई सीधे लू झेंगनान की बाह से होकर गुजरी, उसे अंदर से बाहर तक हिलाकर इंच इंच कुचल दिया। उसका हाथ उसकी बगल में लटक गया, पूरी तरह से बेकार हो गया। कुछ ही सेकंड बीते थे, फिर भी चेन जियांग ने सफलतापूर्वक पलटवार किया, लू झेंगनान की लय बिगाड़ दी, बढ़त हासिल कर ली और लू झेंगनान के हाथ और पैर कुचल दिए। नतीजतन लू झेंगनान पूरी तरह से अपना होश खो बैठा और बार बार चीखने लगा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अपने बचे हुए पैर पर भरोसा करके वह चेन जियांग की ओर झपटा। लू झेंगनान की दूसरी हथेली चेन जियांग की ओर मुड़ी। उस भयानक हथेली के 5 नुकीले पंजे पूरी तरह से एक दुष्ट और भयावह आभा से ढके हुए थे। चेन जियांग ने चकमा नहीं दिया, बल्कि अपने शरीर में मौजूद सारी एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई को जुटा लिया। उसका हाथ तुरंत एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई से भर गया और एक एजियो ड्रैगन पंजे में बदल गया। नीला ड्रैगन पंजा और काला ड्रैगन पंजा एक दूसरे पर वार कर रहे थे, मानो बराबरी का मुकाबला कर रहे हों। हालांकि चेन जियांग ने अपनी सारी नीला ड्रैगन ट्रू क्यूई छोड़ दी थी और उसका वार लू झेंगनान के मुकाबले कहीं ज्यादा जोरदार था। दोनों पंजे आपस में टकराए और पूरी घाटी एक बार फिर जोरदार तरीके से हिल गई। क्षितिज पर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, जिसके तुरंत बाद लू झेंगनान की एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। उसका पूरा हाथ गायब हो गया था। चेन जियांग के नीले ड्रैगन के पंजे ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर डाला और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। लू झेंगनान अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। चेन जियांग ये स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका कि अगर वह एक पल पहले सावधान न होता तो लू झेंगनान के भयानक पंजों से उसकी मौत हो जाती। जब वह आधा पका हुआ आधा मानव बन गया तो उसकी ताकत और गति में बेतहाशा वृद्धि हुई, खासकर उस विस्फोटक शक्ति ने जिसने चेन जियांग को भी भयभीत कर दिया। चेन जियांग, तुम भी सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हो। लू झेंगनान का चेहरा डर से पूरी तरह पीला पड़ गया जब उसने घबराकर चेन जियांग को देखा। लू झेंगनान को शुरू में लगता था कि सच्चे मार्शल दायरे के दूसरे स्तर पर कदम रखने और इतनी शक्तिशाली दुष्ट ड्रैगन मार्शल तकनीक सीखने के बाद चेन जियांग कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। लू झेंगनान को कैसे पता था कि चेन जियांग भी सच्चे मार्शल दायरे के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और उसी स्तर पर होने के बावजूद इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा चेन जियांग के पास अभी भी नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड था। उसकी ताकत अथाह थी। उसने एक बार उस ब्लेड का इस्तेमाल तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार का सिर काटने के लिए किया था, जब वह सच्चे मार्शल दायरे के सिर्फ पहले स्तर पर था। अचानक चेन जियांग के बाएं हाथ से ट्रू क्यूई निकली और एक ब्लेड के आकार में बदल गई। शक्तिशाली ट्रू क्यूई से बना हथियार भी बहुत तेज होता है। ट्रू क्यूई की प्रचुरता के आधार पर बनने वाला हथियार और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था और उसकी तुलना कुछ आत्मिक हथियारों से भी की जा सकती थी। चेन जियांग, तुम मुझे नहीं मार सकते। लू झेंगनान घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया। चेन जियांग ने उसे भावहीन निगाहों से देखा। लू झेंगनान अभी चेन जियांग की प्रतिक्रिया को समझ ही रहा था कि पलक झपकते ही वह उसके सामने प्रकट हो गया। चेन जियांग ने अपनी उस विशाल तलवार को लहराते हुए लू झेंगनान की गर्दन पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लू झेंगनान के डर से भरी चौड़ी खुली आंखों से जमीन पर गिरते हुए सिर को देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने दिलों में भयभीत हो गए, खासकर कुछ सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार। उन नश्वर मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों की तुलना में युद्ध की गहरी समझ रखते थे और चेन जियांग की ताकत ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। 20,000 से ज्यादा शिष्य युद्ध देखने आए थे। जब उन्होंने लू झेंगनान को मारा हुआ देखा तो सब शोर मचाने लगे। आखिरकार लू झेंगनान चरम मार्शल संप्रदाय का एक दुर्लभ प्रतिभाशाली सच्चा मार्शल क्षेत्र शिष्य था और वह एक रसायन शास्त्री भी था। इसके अलावा चरम मार्शल प्रांत का प्रसिद्ध लू परिवार भी उसका समर्थन कर रहा था। अब जब चेन जियांग ने लू झेंगनान को मार डाला था तो इसमें कोई शक नहीं था कि चेन जियांग और लू परिवार के बीच दरार पड़ गई थी। जैसे ही चेन जियांग लू झेंगनान का ब्रेसलेट उठाने के लिए नीचे झुका, दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, झेंगनान। और जैसे ही यह आवाज गूंजी, चेन जियांग को लगा कि एक शक्तिशाली क्यूई का विस्फोट उसकी ओर आ रहा है। वह तुरंत पीछे हट गया और लू झेंगनान के शव के पास एक कांपता हुआ बूढ़ा दिखाई दिया। लू शांग, ये वही एल्डर लू थे जिन्होंने उस दिन चेन जियांग के खिलाफ क्रूरता से काम किया था। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि एल्डर लू अब अचानक सामने आएंगे। चेन जियांग, क्या ये तुमने किया? लू शांग ने चेन जियांग की ओर मुंह किया और बहुत गुस्से में चिल्लाया। उसने और मैंने अपने सिर की बाजी लगाई थी, वह हार गया, इसलिए मैंने उसका सिर काट दिया। चेन जियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। साथ ही वह चुपके से अपनी सच्ची क्यूई जुटा रहा था। उसे डर था कि लू शांग कोई छुपकर हमला कर देगा। बाकी सब बातों से इतर ये जानना जरूरी है कि लू शांग चेन जियांग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लू शांग ने चेन जियांग को घूरा और गरजा, चेन जियांग, आपने पहले ही हमारे लू परिवार के 9 सूर्य ज्वाला फल और 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैम जीत लिए हैं, फिर भी आप इस तरह कैसे व्यवहार कर सकते हैं? आप वास्तव में अभी भी बहुत अनुचित हैं और आपने हमारे लू परिवार की दुर्लभ प्रतिभा को मार डाला है। हा हा हा। चेन जियांग अचानक हंस पड़ा। बूढ़े कुत्ते, तुम पहले से ही मामले के बारे में स्पष्ट हो और फिर भी झूठ बोलने के लिए यहाँ आए हो। यह वही था जिसने मुझे पहली बार चुनौती दी थी। इसके अलावा मेरे और तुम्हारे लू परिवार के बीच की गांठ को सुलझाना पहले से ही असंभव है। पिछली बार जब मैंने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट छोड़ा था तो तुम्हारे लू परिवार ने मुझे मारने के लिए 2 दूसरे स्तर के ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट भेजे थे। सौभाग्य से मेरे पास एक अच्छा हथियार था और यही एकमात्र कारण था कि मैं पासा पलट सका और उन 2 लोगों को मार सका।
ये सुनकर लू शान का दिल दहल गया। लू परिवार के 2 द्वितीय स्तर के सच्चे मार्शल आर्टिस्ट चेन जियांग के हाथों मारे गए। इससे लू शान का गुस्सा और बढ़ गया। लू शान की दुखती रग पर चोट लगते देख चेन जियांग ने बोलना जारी रखा, तुम्हारा लू परिवार उन दावों का भुगतान नहीं करना चाहता था और बार बार मुझे मारने के बारे में सोचता था। जब मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए भेजे गए लोगों से निपटने में कामयाब रहा, तब भी तुमने पिछली बार काले कछुआ पर्वत पर मुझ पर हमला किया और मुझे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मुझे पाताल लोक में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से मेरी किस्मत खराब नहीं थी और मैं जीवित वापस आने में सक्षम था। चेन जियांग, झूठे आरोप मत लगाओ। पाताल लोक की खाई में गिरकर भी जिंदा वापस आ गए, सबूत होने पर ही बोलो। लू शान ने पलटवार किया। उसकी आवाज बहुत तेज थी। जब आसपास के सभी लोगों ने सुना तो वे सभी बहुत हैरान हुए। हालांकि उनमें से ज्यादातर को चेन जियांग के दावों पर शक था। जो कोई भी पाताल लोक की गहराई में गिरा वह वास्तव में कभी वापस नहीं आया। चेन जियांग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि लू शान अपने गुनाह कबूल करने के बजाय मरना पसंद करेगा। चेन जियांग ने एक बार फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपने लू परिवार के प्रतिभाशाली शव को लेकर जाओ। उसने अपनी मौत खुद ही चाही थी। लू शान के दिल में गुस्सा पहले ही उबलने के बिंदु पर पहुंच चुका था। वह दहाड़ा, चेन जियांग, तुम हमारे लू परिवार को बार बार उकसा रहे हो। तुमने न केवल लू झेंगनान को अपने साथ सट्टेबाजी की लड़ाई में फंसाया, बल्कि तुमने मेरे लू परिवार को भी बदनाम किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लू शान ने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया और चेन जियांग की ओर झपटा। लू शान ने जोरदार मुक्का मारा और उसकी बांह से एक गहरी और मजबूत सच्चीची निकली। हवा में टकराते हुए चटकने की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि तेज हवा से जमीन से मिट्टी की एक मोटी परत उखड़ गई। ये सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर की ताकत थी। ये चेन जियांग के प्रहार से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लू शान के उस भयानक घूंसे को देखकर बिना किसी अपवाद के सभी को लगा कि चेन जियांग मर चुका है। जैसा कि उन्होंने सोचा था कि चेन जियांग उस घूंसे से मांस का ढेर बन जाएगा, उसने भी वास्तव में घूंसा मारा। उसने बिजली की तरह हमला किया। उसकी ताकत भी बहुत जबरदस्त थी। मुठियों से निकली सच्ची के विस्फोट के साथ एक भयंकर हवा चल रही थी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर दिया। क्या चेन जियांग सच्चे मार्शल दायरे के दूसरे स्तर पर नहीं था? अब उसके पास सचमुच सच्चे मार्शल दायरे के 9वें स्तर के बराबर ताकत थी। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य, अध्याय 0196, थंडरबोल्ट कट, अध्याय 196, थंडरबोल्ट कट। चेन जियांग का मूल इरादा हमले से बचने का था, लेकिन उसी क्षण उसने अपने बाएं हाथ से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह महसूस किया। इस अत्याचारी शक्ति का स्रोत वह छोटी अजगरनी लॉन्ग जुएई थी। पहले ही लॉन्ग जुएई ने कहा था कि उचित समय आने पर वह चेन जियांग को अपनी कुछ शक्ति दे सकती है। बस इस शक्ति की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे थी। इसने उसे सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर किसी की शक्ति के करीब पहुंचने में मदद की। शक्तिशाली सच्ची की 2 टकराती हुई शक्तियां आपस में टकराईं। टक्कर से एक प्रचंड हवा का झोंका आया, जिसके साथ एक चमकदार आभा का विस्फोट हुआ। पूरी घाटी में एक भयंकर कंपन दौड़ गया, जिसने वहां मौजूद हर चीज को हिलाकर रख दिया। विशाल युद्ध क्षेत्र अनगिनत दरारों से पूरी तरह ढक गया। चेन जियांग और लू शान दोनों ही विस्फोट से उछलकर बाहर आ गए। दोनों के शरीर से खून की धार फूट पड़ी। लू शान को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग इतनी भयानक ताकत से फटेगा, और वह पूरी तरह से बेपरवाह था और झटके से बुरी तरह तड़प रहा था। इस बीच चेन जियांग को लॉन्ग जुएई की ताकत मिल गई। उसका बाकी शरीर अभी भी वैसा ही था। उस भयानक झटके का सामना करते हुए उसके पास प्रतिरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। चेन जियांग जमीन पर गिरने के बाद उसने जल्दी से हेल स्पिरिट ग्रास का एक छोटा सा टुकड़ा और एक ट्रू एलिमेंटल बैन निगल लिया। इस समय उसकी चोटें बिल्कुल भी हल्की नहीं थीं। हेल स्पिरिट ग्रास का वह टुकड़ा निगलने के बाद उसने तुरंत एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड निकाल लिया। छोटी ड्रैगनेस, तुम कब तक टिक पाओगी? चेन जियांग ने पूछा। उसे लॉन्ग जुएई की ताकत की बहुत जरूरत थी। मैं अभी भी कुछ देर और रुक सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा, लॉन्ग जुएई ने गंभीर स्वर में कहा। वह समझ गई थी कि चेन जियांग क्या करने की योजना बना रहा है। चेन जियांग ने जोर से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने जल्दी से ट्रू एलिमेंटल डैन को परिष्कृत किया और अपनी भस्म हो चुकी एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई को फिर से भर लिया। इसी समय उसने चुपके से ब्लैक टॉर्टोइस एडामेंटाइल कवच भी निकाला और उसे अपने कपड़े के नीचे छिपा लिया। इस तरह उसकी सुरक्षा कहीं बेहतर हो जाएगी और उसे शारीरिक क्षति की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी कुछ ही देर पहले दोनों मुठियों के टकराने से घाटी से रेत और पत्थर उड़कर बाहर आ गए थे। दरअसल घाटी में रेत का तूफान उठ रहा था, जिससे ये साफ साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या हो रहा है। नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड लिए चेन जियांग ने दिव्य ज्ञान से लू शान का स्थान निश्चित किया और सीधे उसकी ओर दौड़ा। कुछ देर पहले लू शांग ने गुस्से में मुक्का मारा था और वह चेन जियांग से पूरी तरह नफरत भी करता था, इसीलिए उस मुक्के में जरा भी ताकत नहीं लगाई गई थी। अगर चेन जियांग पर बिना किसी रुकावट के वार किया जाता तो वह कम से कम मर तो नहीं जाता, लेकिन अपंग जरूर हो जाता। इसी वजह से लू शांग को ज्यादा झटका लगा और उसे गंभीर चोटें आईं। रेत के तूफान में लू शांग जमीन पर बैठा था और उसे लगा कि कोई भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। एल्डर लू को युद्ध का बहुत अच्छा अनुभव था और वह अचानक हुए हमले से बचने के लिए तुरंत आसमान में कूद गया। जमीन एक बार फिर हिली और लू शांग ने चेन जियांग को उस शक्तिशाली नीले विशाल ब्लेड को हवा में ऊपर से काटते हुए देखा।
अगर लू शांग समय रहते नहीं बचता तो वह निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में कट जाता। चेन जियांग के उस ब्लेड के वार से जमीन पर एक गहरी खाई बन गई, मानो कोई सीधा नाला हो। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका ब्लेड निशाने से चूक गया है, वह तेजी से मुड़ा और लू शांग की ओर तेजी से झपटा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग की प्रतिक्रिया इतनी तेज होगी और उसे तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि उसे कहाँ जाना है। चेन जियांग ने ठंडी सांस ली और नीला ड्रैगन ट्रू तेजी से नीला ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड में घुस गया। वह विशाल ब्लेड बिजली की कड़क से चमक रहा था और बिजली की एक के बाद एक लहरें उठ रही थीं। आसमान में अंधेरा छा गया और बिजली भी कड़कने लगी, जिससे एक तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकल रही थी। जैसे ही चेन जियांग ने नीला ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड को आसमान में ऊंचा उठाया, आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक आसमान से बिजली के कई मोटे बोल्ट गिरे, जो सीधे नीला ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड पर गिरे। ये ड्रैगन स्लेयर 7 किलिंग कट्स में से थंडरबोल्ट कट था। इसने ब्लेड में भारी मात्रा में बिजली का बल निर्देशित किया, जो दुश्मन पर हमला करने पर बिल्कुल एक भयंकर वज्र की तरह निकल जाता था। इस समय चेन जियांग ने भी अपने शरीर में भारी मात्रा में बिजली अवशोषित कर ली थी। अगर वह अमर और शैतानी शरीर के दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचता तो वह इतनी बड़ी मात्रा में प्रचंड बिजली का मार्गदर्शन नहीं कर पाता। लू शान के स्थान का आभास होते ही चेन जियांग ने अपना ब्लेड उठाया और बिजली की गति से लू शान के सामने पहुंच गया। वह भयानक बिजली पूरे नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतान ब्लेड में फैल गई। इस तरह की दमनकारी शक्ति बेहद दम घोटने वाली थी। इस बिंदु पर चेन जियांग के शरीर में समाहित सारी बिजली पूरी तरह से फूट पड़ी। नीले ड्रैगन वध करने वाले शैतान ब्लेड के कटने से अपनी कैद से मुक्त होकर बिजली पूरी तरह से मुक्त हो गई। धरती को हिला देने वाली बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी। वह अचानक गड़गड़ाहट की आवाज पूरे तियानमेन शहर में गूंज उठी, जिससे हर कोई डर गया। बूढ़े कुत्ते, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दसियों सैकड़ों गुना पैसा लौटा दूंगा, चेन जियांग मन ही मन चिल्लाया। वह नीला ड्रैगन वध करने वाला शैतानी ब्लेड का प्रहार वज्र जैसा था, जो सीधे लू शान के शरीर पर लगा। नीचे की ओर प्रहार करते हुए वह प्रचंड बिजली की शक्ति फट पड़ी। लू शान के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रकृति की वह भयानक शक्ति नीला ड्रैगन वध करने वाले शैतानी ब्लेड के माध्यम से पूरी तरह से मुक्त हो गई, जो जमीन की ओर प्रहार कर रही थी। एक भयावह शक्तिशाली क्यूई बिजली के साथ एक उग्र अजगर की तरह जमीन के समानांतर दौड़ी और उस दूर पहाड़ पर जा गिरी। वह शक्ति सीधे उस पहाड़ को भेदती हुई एक विशाल गुफा को ध्वस्त कर गई। चरम मार्शल चमकदार सूर्य घाटी सच्चे मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर से नीचे के लोगों के बीच लड़ाई के लिए सीमित थी। क्षेत्र से ऊपर के प्रतिभागियों के बीच किसी भी लड़ाई के लिए बड़ों की अनुमति आवश्यक थी। फिर भी अब लॉन्गजुई के सहयोग से चेन जियांग सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ। कई लोग यह नहीं देख पा रहे थे कि पहाड़ी घाटी में क्या हो रहा है, लेकिन वे चेन जियांग के भीषण हमले को महसूस कर पा रहे थे। कुछ ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट, जिनकी नजरें अच्छी थीं, चेन जियांग के उस जबरदस्त प्रहार को साफ देख पा रहे थे। उस जबरदस्त प्रहार से वे बुरी तरह डर गए। वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। पहाड़ी घाटी की रेत धीरे धीरे बिखर गई। सबने देखा कि चेन जियांग थोड़ा शर्मिंदा सा एक दोधारी दबंग तलवार लिए घाटी के अंदर अकेला खड़ा था, जिसमें एक बहुत बड़ी खाई भी थी जो दूर एक पहाड़ से होकर गुजर रही थी, और उस पहाड़ के अंदर एक नई गुफा भी थी। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। इस समय वह बहुत थका हुआ था, हालांकि वह अभी भी बेहद उत्साहित था। हालांकि कुछ देर पहले उसने जो ताकत छोड़ी थी वह उसे लॉन्गजुई से मिली थी, फिर भी वह बेहद संतुष्ट और निश्चिंत महसूस कर रहा था। उस नई, चौड़ी, गहरी और लंबी खाई को देखकर सभी दंग रह गए और अवाक रह गए। उन्हें और भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि लू शान कहीं नजर नहीं आ रहा था, बस जमीन पर कुछ जले हुए चिथड़े पड़े थे। क्या लू शान को चेन जियांग ने मार डाला था? लू शान एल्डर कोर्टयार्ड से था। हालांकि वह सच्चे मार्शल दायरे के केवल 9वें स्तर पर था, फिर भी वह कई लोगों की नजरों में ऊंचा और महान था। अब उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय के एक बुजुर्ग को मार डाला था। उसने ऐसा कैसे किया? क्या उसके पास सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के बराबर ताकत थी? सभी को लगा कि यह असंभव है, वरना वह लू झेंगनान को आसानी से मार देता। हालांकि कई लोगों ने जल्द ही उस क्रूर बिजली के बोल्ट को चेन जियांग द्वारा प्रकृति की एक क्रूर शक्ति से हमला करने के लिए सहायता प्राप्त करने से जोड़ दिया। पूरी घाटी में सन्नाटा पसर गया, फिर चर्चाओं और चीख पुकार का शोर मच गया। आखिरकार सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि चेन जियांग लू शान को मार सकता है। इस बार वह जानलेवा मुसीबत में है। उसने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी है। यह निश्चित रूप से एक गंभीर पाप है। चेन जियांग वास्तव में एक डरावना आदमी है। अब उसे उकसाने की संभावना लाखों में एक भी नहीं होनी चाहिए। वह सचमुच 10 मिलियन क्रिस्टल पत्थर का इनाम पाने का हकदार है। इतनी कम उम्र में वह इतना शक्तिशाली है। वह तलवार निश्चित रूप से एक शानदार हथियार है। ये होना ही चाहिए। सबके अलग अलग विचार थे, फिर भी सभी ने दुख जताया। यून शियादाओ, झू रोंग और शू वेलोंग चेन जियांग के अच्छे दोस्त थे, फिर भी वे डरे हुए थे और अवाक थे। शुरू में उन सभी को लगा था कि उन्होंने अपने और चेन जियांग के बीच की दूरी कम कर ली है, लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या हुआ? वू काइमिंग दूर से उड़कर आया। अभी कुछ ही देर पहले वह वज्रपात 10,000 ली के दायरे में गूंजा था। चरम मार्शल संप्रदाय के सभी उच्च स्तरीय सदस्य परेशान थे, सोच रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। बू डोंगचेन, एल्डर डैन और कई अन्य वृद्धजन शीघ्र ही वहां पहुंच गए।
ये सभी लोग एल्डर प्रांगण से थे। उसी समय कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार आकाश में उड़े। जैसे ही वे रुके, पूरी पर्वत घाटी एक भयानक आभा से आच्छादित हो गई। चरम मार्शल संप्रदाय के कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार यहाँ एकत्रित हुए थे और छिपकर किए गए हमले से बचने के लिए अपनी सच्ची चीखों मुक्त कर रहे थे। आखिरकार यहाँ पहले से ही जो उपद्रव था वह बहुत बड़ा था। कुछ निकम्मे मार्शल कलाकारों के पैर भय से नर्म पड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। ये फिर से आप ही क्यों हैं? चेन जियान को देखकर गु डोंगचेन ने एक लंबी सांस ली। जियान अक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0197 बढ़ी हुई प्रतिष्ठा। अध्याय 197 बढ़ी हुई प्रतिष्ठा। चरम मार्शल संप्रदाय के वे योद्धा कलाकार तेजी से चरम मार्शल चमकदार सूर्य घाटी में पहुंचे और घाटी में सब कुछ देखने के बाद अचानक सभी डर गए। वहां की ईंटें एक विशेष तरीके से मजबूत की गई थीं। उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल था। हालांकि अब घाटी खंडहर में थी, खासकर वह गहरी खाई जो पूरी पहाड़ी घाटी को पार करती हुई दूर तक पहाड़ को चीरती हुई जा रही थी। इससे वे और भी ज्यादा स्तब्ध हो गए। चेन जियांग, क्या हुआ? गु डोंगचेन ने भारी स्वर में पूछा। उसने चेन जियांग की वर्तमान उपस्थिति को देखा और वह जानता था कि उसने एक महान युद्ध का अनुभव किया होगा। ऐसे बहुत कम लोग थे जो चेन जियांग को इस तरह दिखा सकते थे। मैंने लू शांग और लू झेंगनान को मार डाला। चेन जियांग ने अपने कंधे पर विशाल ब्लेड को धोते हुए जमीन पर बचे हुए टुकड़ों को देखा, फिर बोलना जारी रखा, और तुम उस पर पैर रख रहे हो? गु डोंगचेन एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और उसने अवचेतन रूप से नीचे देखा। जो सच्चे शिष्य अभी अभी आए थे उन्होंने भी सिर नीचे करके देखा। उन्हें जमीन पर कई जले हुए टुकड़े मिले और मन ही मन वे और भी घबरा गए। चेन जियांग लू शांग को मार सकता है? क्या मजाक है? लू शांग तो सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर का एक मार्शल कलाकार था। लू झेंगनान को मारना ही सही होगा। कई लोग लू झेंगनान और चेन जियांग के बीच सिर की बाजी के बारे में जानते थे। लू झेंगनान को मारना वास्तव में कुछ भी नहीं था। हालांकि लू शांग को मारना इतना आसान नहीं था। क्या ये तुम्हारा काम है? बू कैमिंग ने खंडहर घाटी को देखते हुए संदेह से पूछा। चेन जियांग ने नीला ड्रैगन वध शैतान ब्लेड प्राप्त किया, अपनी थकी हुई कमर को तानते हुए कहा। लू शांग ने पहले मेरे खिलाफ काम किया। उसने बेरहमी से शुरुआत की और वह स्पष्ट रूप से मेरी जान लेना चाहता था। मुझे वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा उसने बार बार मुझे मारने की कोशिश की थी। अब मैंने उसे मार दिया है और आप भी मुझे दोष नहीं दे सकते। मानो या न मानो, ये सब आप पर निर्भर है। उनके बोलने के बाद चेन जियांग बड़े कदमों से वहां से चला गया, जबकि गु डोंगचेन और तीनों वहां से नहीं गए। अन्य सच्चे शिष्य और बुजुर्ग भी वहां से नहीं गए। उन्होंने जमीन पर पड़े निशानों को देखा। लू झेंगनान की लाश मिलने के बाद उन्होंने उसे दफना दिया। उन्होंने उन कई शिष्यों को बुलाया जिन्होंने युद्ध देखा था और युद्ध के बारे में विस्तार से पूछताछ की। आधे घंटे के बाद गु डोंगचेन, तीनों और उन बुजुर्गों को पूरा मामला पता चला और वे सच्चे शिष्य भी हैरान थे, क्योंकि लू शांग वास्तव में चेन जियांग द्वारा मारा गया था। चेन जियांग ने लू शांग को मार डाला था, जो सच्चे मार्शल दायरे के 9वें स्तर पर था। इस घटना ने पूरे चरम मार्शल संप्रदाय को हिलाकर रख दिया। तियानमेन शहर में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा था। तियानमेन शहर में चेन जियांग को मारने के लिए पहले से ही कई दस्ते पहुंचे हुए थे, लेकिन सूचना की पुष्टि होने के बाद वे एक एक करके चले गए। यहाँ तक कि 9वें स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के एक मार्शल कलाकार को भी चेन जियांग ने मार डाला। वे सच्चे मार्शल दायरे तक पहुंचे भी नहीं थे, और जो पहुंच भी गए थे वे तो बस सच्चे मार्शल दायरे में कदम रख रहे थे। क्या वे बस अपनी मौत की तलाश में नहीं थे? हालांकि कुछ लोग वहां से नहीं गए। उनका मानना था कि चेन जियांग ने लू शांग को भाग्य से मारा था, क्योंकि उन्होंने सुना था कि लड़ाई के दौरान अचानक बिजली चमकी थी और चेन जियांग ने लू शांग को मारने के लिए इसी बिजली का सहारा लिया था, जिससे पूरा मामला सच लग रहा था। वरना सिर्फ 20 साल के अनुभवहीन बदमाश के साथ सच्चे मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर के किसी बुजुर्ग को मारना बिल्कुल नामुमकिन होता। उनमें से कई लोगों ने इस बयान पर कड़ा रुख अपनाया, वरना इससे सबको बहुत बड़ा झटका लगता। चेन जियांग ने उस समय लॉन्गजुई की ताकत पर भरोसा किया था और ड्रैगन स्लेयर के सेवन की लिंक कट से थंडरबोल्ट कट डाला था, जिससे बिजली भड़क उठी थी और केवल बिजली के बल से ही उसने उस प्रहार को विफल किया था। चेन जियांग 3 महीने तक गायब रहने के बाद अचानक प्रकट हुआ था और उसने अचानक इतना बड़ा काम कर दिया। इससे पूरा चेनवू मुख्य भूमि स्तब्ध रह गया। पहले कई परिवार और संप्रदाय चेन जियांग की तलाश में थे, लेकिन उसे नहीं पा सके थे, और अब उन्हें पता चल गया था कि चेन जियांग चरम मार्शल संप्रदाय में है। एक एक करके सभी चेन जियांग की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि चेन जियांग ने काले कछुए के रहस्यमय क्षेत्र में कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया था। ये कई परिवारों के मांस के टुकड़े काटने जैसा था। चेन जियांग, जल्दी से पैसे दो। इस आदमी का दिल सांप बिच्छुओं जितना जहरीला है। जरूर कोई शैतानी हुनर सीख रहा होगा, तभी तो इतना ताकतवर है। वो धर्मी नहीं है। काले कछुए के रहस्यमय लोक में उसने मेरे ही परिवार के एक सच्चे मार्शल लोक के जूनियर को अपंग बना दिया था, जिसे हमने बड़ी मेहनत से पाला है। एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। इन परिवारों ने अपने कनिष्ठों के पालन पोषण पर भारी खर्च किया था। बाद में उन्हें बड़े संप्रदायों में भेजा, उन्हें मजबूत बनाया और फिर परिवार में वापस बुला लिया। इन परिवारों के शानदार विकास के लिए ये ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकार बहुत जरूरी थे। सही है, आपका चरम मार्शल संप्रदाय चेनवू मुख्य भूमि का पहला संप्रदाय है। हालांकि आप इस खलनायक को शरण दे रहे हैं। जल्दी से चेन जियांग को बाहर निकालो। जब तक चेन जियांग मर नहीं जाता,
हम नहीं जाएंगे। वह एक शैतान है जिसने 100 से अधिक ट्रू रियल मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया है। हम निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में काट देंगे। चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर बहुत से लोग गालियां देते और चीखते चिल्लाते हुए जमा हो गए हैं। उन्होंने जरा भी जिक्र नहीं किया कि इन सच्चे मार्शल क्षेत्र के अनुयायियों ने पहले चेन जियांग को लूटने की कोशिश की थी, मानो चेन जियांग ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उन सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया हो। लू शांग और लू झेंगनान को मारने के बाद चेन जियांग कुछ दिनों तक एक्सट्रीम डैन किंग के प्रांगण में आराम कर रहा था। चूंकि लू शांग ने पहले चेन जियांग के खिलाफ काम किया था, इसलिए चेन जियांग को उसकी हत्या का कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गु डोंगचेन और वू काइमिंग ने पुष्टि की कि लू शांग ने पहले चेन जियांग को मारने की योजना बनाई थी। हालांकि कई बड़े परिवार चेन जियांग के खिलाफ धर्मयुद्ध करने यहाँ आए थे, फिर भी चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को लगा कि चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाई है, और इसीलिए पशु मार्शल संप्रदाय और सच्चे मार्शल संप्रदाय के बीच बार बार संघर्ष हुआ। चेन जियांग ने एक साथ कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को अपंग बना दिया था, और इससे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को बहुत संतुष्टि मिली। बहुत से लोग जानते थे कि चेन जियांग ने उन शिष्यों को इसलिए अपंग बनाया क्योंकि वे चेन जियांग को लूटना चाहते थे, और यही एकमात्र कारण था जिसके लिए उसने ऐसा किया। अन्यथा वह चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को अपंग क्यों बनाता? और इस बात की पुष्टि दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के कई सच्चे मार्शल क्षेत्र के शिष्यों ने की है, और इस बिंदु के बारे में लियू मेंग ने चेन जियांग का दृढ़ता से बचाव किया। तब दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य के उन शिष्यों ने गवाही दी, इन लोगों के मुंह सदाचार और नैतिकता से भरे हैं, मानो ये अपाहिज संत हों। ये कमीने मुझे लूटना चाहते थे। मैं इतना आलसी था कि इनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाया। मुझे सच में पछतावा हो रहा है कि मैंने इन लोगों को चुप नहीं कराया। चेन जियांग बेहद गुस्से में था। क्रिस्टल बॉल से वह उन लोगों को प्रवेश द्वार पर चिल्लाते हुए देख सकता था। तुम क्या कर रहे हो? एल्डर डैन ने नीले गहरे वृक्ष पर खिले उन खूबसूरत फूलों की ओर देखा। बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से यहीं रहो, इन अफवाहों को फैलने दो। चेन जियांग ने अपनी जांघ पर थपकी दी और जवाब दिया, नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम जाओ और छोटे गंजे को बुलाओ, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ। देखो कि तुम्हारे मार्शल चाचा उनके साथ कैसे खेलते हैं। चेन जियांग अपने चरम पर लौट आया था, लेकिन लॉन्ग जुई अभी भी आराम कर रही थी। उसने पाताल लोक के रसातल से आधा पृथ्वी कोर दिव्य फल खा लिया था, और सिर्फ इसी वजह से वह तेजी से आगे बढ़ पा रही थी। तुम क्या करने जा रहे हो? एल्डर डैन ने पूछा। जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सब कुछ कैसे सुलझाऊंगा। हालांकि मुझे उन बेशर्म लोगों की चिंता है, उस समय मुझ पर हमला हो सकता है, इसलिए तुम्हें और छोटे गंजे को आकर उन पर दबाव डालना होगा। चेन जियांग ने अपने होठों का कोना ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। चेन जियांग की मुस्कुराहट देखकर एल्डर डैन को पता चल गया कि कोई बड़ी मुसीबत में है। वू काइमिंग आ चुका था। उसने चेन जियांग को उन शोर मचाने वाले लोगों का सामना करने की सलाह नहीं दी जो मुसीबत मोल लेना चाहते थे, फिर भी चेन जियांग ने जाने की जिद की। वह स्पष्ट रूप से अपने युवा योद्धा चाचा की अवज्ञा नहीं कर सकता था, और उन लोगों को दबाने के लिए वू काइमिंग ने चरम योद्धा संप्रदाय के कई सच्चे शिष्यों को बुलाया। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे योद्धा क्षेत्र से आगे निकल चुके थे। हालांकि वे लड़ने वाले नहीं थे, फिर भी वे प्रतिष्ठा हासिल करने में हमेशा अपना सहयोग दे सकते थे। जिया नगसियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0198। एक आदमी का दिल समझ से परे है। अध्याय 198। एक आदमी का दिल समझ से परे है। जैसे ही चरम मार्शल संप्रदाय का द्वार खुला, वे शुरू में तेज चीखें अचानक शांत हो गईं। द्वार खुलने के बाद उन पर एक जबरदस्त दबाव पड़ा, जिससे वे लोग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। अचानक बहुत से लोग दरवाजे से बाहर निकल आए, और हाँ, उनमें से हर एक बहुत ताकतवर था। भीड़ को ये चिंता सता रही थी कि अगर चरम मार्शल संप्रदाय ने धार्मिकता की परवाह किए बिना उन सभी को गिरफ्तार करके मार डाला, तो उनके परिवारों का इस मामले में कोई दखल नहीं होगा। चेन शियांग के विरुद्ध धर्मयुद्ध में आए अधिकांश लोग विभिन्न परिवारों के उच्च स्तरीय व्यक्ति थे। यहाँ तक कि कुलगुरु और परिवारों के वरिष्ठ भी आए थे। उनकी शक्ति सच्चे मार्शल क्षेत्र से भी अधिक थी, लेकिन अब चरम मार्शल संप्रदाय के इतने शक्तिशाली सच्चे शिष्यों का सामना करते हुए उनके हृदय में आत्मविश्वास की कमी थी। साथ ही वे चरम मार्शल संप्रदाय की शक्ति से मन ही मन स्तब्ध भी थे। चेन जियांग को भी उम्मीद नहीं थी कि वू काइमिंग सचमुच 20 से 30 सच्चे शिष्यों को बुलाएंगे। और तो और उनमें से कई सच्चे मार्शल रीम के 9वें स्तर से भी ज्यादा ताकतवर थे। कुछ तो चरम लोगों में भी थे। ऐसा लाइनअप बहुत डरावना था। भीड़ लगभग डर के मारे मर ही गई थी। चेन जियांग के खिलाफ धर्मयुद्ध करने आए लोगों ने नकाबपोश एल्डर डैन के साथ साथ सफेद भौहों और दाढ़ी वाले एक गंजे आदमी को भी देखा। वे सभी कांप उठे और अचानक ठंडे पसीने से भीग गए। ये चरम मार्शल संप्रदाय के 2 शीर्ष व्यक्ति थे, और चेन जियांग उनके साथ चल रहा था। सभी की उम्मीदों के विपरीत एल्डर डैन और वू काइमिंग, इस स्तर के व्यक्ति, वास्तव में चेन जियांग के लिए खड़े हुए। इससे सभी को संकोच हुआ। क्या तुम सब मुझे ढूंढ नहीं रहे थे? कुछ बातें आमने सामने कहना ज्यादा बेहतर होता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने उन लोगों को मारा नहीं, बस उन्हें अपाहिज बना दिया था। उनके लिए यहाँ खुद आना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये मामला मेरे और उनके बीच का है। उन लोगों को मेरे सामने आने दो, देखते हैं कि जिम्मेदार कौन है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। दोनों हाथ पीछे करके वह आगे बढ़ा और उन लोगों को घूरने लगा।
बेहतर होगा कि तुम बकवास मत करो। दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्यों ने पुष्टि कर दी है कि तुम्हारे लोग पहले चेन जियांग को लूटना चाहते थे। उनका अपंग होना भी स्वाभाविक है, वू कैमिंग ने व्यंग्य किया। उसने उन लोगों को घूरा, उसकी एक नज़र ने ही उन लोगों को अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं दी। चेन जियांग जोर से चिल्लाया, बोलो, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? इससे पहले क्या तुम सब मुझे बड़े मजे से कोसते नहीं थे? कहा कि मैं शैतान हूँ, कहा कि मैं अनैतिक हूँ, कहा कि मैं बुरा हूँ। यह मेरी निंदा करने के बराबर है। बोलते समय चेन जियांग के मन में उतार चढ़ाव के कारण उसका कत्लेआम करने वाला दिल जोरों से धड़क रहा था और उससे जबरदस्त मात्रा में कत्लेआम की आवाज फूट पड़ी। ये लोग अचानक बेहद डर गए और घबरा गए और तेजी से और भी पीछे हट गए। मेरे लिए परिवार के जिस कनिष्ठ को तुमने अपंग बना दिया था, उसके अनुसार तुमने उस पर बिना किसी कारण के हमला किया। उसने तुम्हें लूटने की कोशिश भी नहीं की, वह तो बस खजाने की तलाश में द्वीप पर रुका था। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में बोला, दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्य सच नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है तुमने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया है। अन्य लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और एक एक करके चिल्लाने लगे, यदि आपने बिना किसी कारण के हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो हमने आपके लिए इतना बड़ा इनाम घोषित नहीं किया होता। बिल्कुल, आपका चरम मार्शल संप्रदाय लाभ के लिए संख्या पर निर्भर है। ये बर्बरतापूर्ण और अनुचित है। चेन जियांग, बेहतर होगा कि आप हमें स्पष्टीकरण दें। चेन जियांग ने भौहें चढ़ाईं और भारी स्वर में कहा, आप अपने उन अपंग लोगों को बुलाइए, मैं सभी को संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। हमसे ऐसा करने की उम्मीद मत करो। क्या यही काफी नहीं है कि तुमने उन्हें अपंग बना दिया है? तुम उनके जख्मों पर छुरा भी घोंपना और छुरा घोंपना चाहते हो? एक आदमी चिल्लाया। एल्डर डैन, वू काइमिंग और बाकी लोगों ने सिर्फ इसलिए ध्यान दिया क्योंकि चेन जियांग ने कहा था कि वह खुद ही इससे निपटना चाहता है और उसे उनके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वे ये भी देखना चाहते थे कि उनका युवा योद्धा आखिर में इन लोगों से कैसे निपटने की योजना बना रहा है। चेन जियांग ने अचानक एक बिल्डिंग फाउंडेशन दान निकाला और कहा, यह एक बिल्डिंग फाउंडेशन है। जो कोई भी यह स्वीकार करता है कि उनके लोग मुझे लूटना चाहते थे, मैं उन्हें ये बिल्डिंग फाउंडेशन दान दूंगा। लोगों की वह भीड़ अचानक शांत हो गई। सबने एक दूसरे को देखा, कुछ झिझकते हुए। हालांकि इन लोगों ने अपने जीवन में पहले कभी बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं देखा था। उन्होंने किताब में कुछ तस्वीरें देखी थीं। वे ये भी जानते थे कि चेन जियांग ने लू परिवार से 3 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन जीते थे। एक बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की कीमत कई लाख क्रिस्टल पत्थरों के बराबर थी। अगर इसे 10वें स्तर के मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट को दे दिया जाए तो यह उन्हें ट्रू मार्शल रियल में भी प्रवेश दिला सकता था। अगर इसे नीलाम किया जाए तो 5 से 6 लाख क्रिस्टल पत्थर पाना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि ये परिवार कुछ लाख क्रिस्टल पत्थर खरीदने में सक्षम थे, लेकिन बिल्डिंग फाउंडेशन दान एक दुर्लभ दान था जिसकी कोई निश्चित बाजार कीमत नहीं थी। इस समय उन सभी के सामने एक बड़ा प्रलोभन था। इन लोगों को पूरी तरह से चुप देखकर चेन जियांग ने फिर से एक और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाला और ठंडी मुस्कान दी। दूसरा, अगर कोई यह स्वीकार करता है कि उसके अपने परिवार के सदस्य ने मुझे लूटना चाहा था तो मैं उसे 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दूंगा। यहाँ इतने सारे लोग गवाह के तौर पर मौजूद हैं, मैं अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। ये देखकर एल्डर डैन ने चुपके से अपने दांत भींच लिए और जल्दी से चेन जियांग को संदेश दिया, आप इन 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को मुझे दे सकते हैं, मैं इनसे निपटने में आपकी मदद करूंगा। चेन जियांग ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो नुकसान सहेगा, छोटी बच्ची, बस देखो कि यह मार्शल चाचा उनसे कैसे निपटेगा। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, मैं मानता हूँ कि हमारे पारिवारिक शिष्य ने सचमुच तथ्यों को गढ़ा है और मुझे धोखा दिया है। अभी कुछ देर पहले इसके बारे में सोचने पर मुझे लगा कि उसकी बातों में बहुत सारी खामियां हैं और दिव्य अस्त्र स्वर्गीय साम्राज्य के शिष्य ईमानदार हैं। उन्होंने जो कहा वह सच होना चाहिए और वास्तव में हमारे पारिवारिक शिष्य पहले आपका खजाना छीनना चाहते थे। इस आदमी की बातों ने कई लोगों को मन ही मन उसे कोसने पर मजबूर कर दिया। अभी कुछ देर पहले इसी व्यक्ति ने जोर देकर कहा था कि चेन जियांग ने बिना किसी कारण के अपने परिवार के सदस्य को अपंग बना दिया है, लेकिन अब 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए उसने अपने परिवार के सदस्य से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना मोटा होगा। चेन जियांग मुस्कुराया, तो आप इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने जा रहे हैं? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, मेरा पीछा नहीं किया जाएगा। वे पहले से ही अपंग थे, इस मामले को आगे बढ़ाने से भी कोई बेहतर स्थिति नहीं बनती। बस कुछ शब्द कहने थे और उन्हें 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन मिल सकते थे, तो क्यों न ऐसा ही किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद रखना होगा कि कौन सा परिवार बोल रहा है और वे मेरा पीछा नहीं करेंगे। चेन जियांग ने पूछा, मैं सच्चे मार्शल प्रांत के ली परिवार से ली चांग हूँ। मैं ली परिवार का एक बुजुर्ग हूँ और ली परिवार को इस मामले पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए राजी कर सकता हूँ। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, जबकि चेन जियांग के हाथ में उन 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन को घूर रहा था। पहले ली परिवार के सदस्य ही सबसे ज्यादा गालियां देते थे, लेकिन अब वे ही सबसे पहले अपना रुख बदलने वाले थे। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि ये लोग मुआवजा मांगने आए हैं, क्योंकि उसके पास बहुत सी कीमती चीजें थीं। ऐसे लोग लंबे समय से उन पर नजर गड़ाए हुए थे। चेन जियांग का अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पैसे पर निर्भर रहना भी एक सामान्य बात थी। चेन जियांग खुशी से मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ, ये बिल्डिंग फाउंडेशन डैन अब तुम्हारे हैं। हालांकि तुम्हें यहीं रहना होगा। जैसे ही चेन जियांग ने बिल्डिंग फाउंडेशन के 2 डैन्स फेंके, ली चांग के हाथों पर गिरे। उसके हाथ हल्के से कांप उठे। वह इतने लंबे समय से जिंदा था, फिर भी बिल्डिंग फाउंडेशन के डैंस को छूना पहली बार था
और वो भी एक साथ दो। चरम मार्शल संप्रदाय के सदस्य भी बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग समस्या के समाधान के लिए इस तरह का तरीका अपनाएगा। इससे वे काफी निराश हुए, साथ ही उनके दिल में भी दर्द हुआ। 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन इस युवक के लिए बहुत सस्ते थे। चेन जियांग, ली परिवार तो ली परिवार ही है और हमारा लुओ परिवार अलग है। एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चिल्लाया। उसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लू शांग इतनी जल्दी बोल सकता है। और तो और उसकी इतनी मोटी चमड़ी और 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन पाने की वजह से भी। एक एक करके वे लोग चिल्लाने लगे। चेन जियांग हल्के से मुस्कुराया और 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले। जैसे ही ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन दिखाई दिए, हर कोई यह मानने के लिए दौड़ पड़ा कि उनके परिवार का शिष्य पहले गलत था और चेन जियांग को लूटना चाहता था। लगभग 50-60 लोग आए थे। बेशक चेन जियांग उन सभी को बिल्डिंग फाउंडेशन डैन नहीं देगा। इसके बजाय चेन जियांग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन वापस ले लिए। वे लोग अवाक रह गए। इस समय उन्हें याद आया कि चेन जियांग ने पहले की तरह उन्हें ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन देने की बात नहीं कही थी। इसके अलावा क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरे लोग उनसे आगे न निकल जाएं, वे सब जल्दी से अपनी अपनी गलती मान गए। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। मैं ली चांग के सिर के बदले उन 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस को इनाम दूंगा। जब तक कोई उसे मार देता है, मैं उन्हें ये 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस दूंगा। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0199 प्रलोभन। अध्याय 199 प्रलोभन। 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैंस। इसकी कीमत लगभग 2 से 3 मिलियन क्रिस्टल स्टोन थी और यह वास्तव में एक ट्रू मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट को इनाम के तौर पर दिया जाता था। ये बहुत उदार था, यहाँ तक कि उन प्रमुख संप्रदायों के इनाम भी इतने ज्यादा नहीं थे। ली चांग ने जब ये सुना तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी, मन ही मन चेन जियांग को कोस रहा था। जबकि बाकी लोग ली चांग को मौत की निगाहों से देख रहे थे। वे सोच रहे थे कि उन्हें कुछ करना चाहिए या नहीं। चेन जियांग पर इनाम तो 10 लाख क्रिस्टल पत्थरों का था, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस पर हाथ उठाए, क्योंकि चेन जियांग चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर था। अगर चेन जियांग बाहर होता तो ये लोग उस पर पहले ही हमला कर चुके होते। ली चांग मेरा है, एक बूढ़े आदमी ने एक लंबा ब्लेड निकालते हुए ठंडे स्वर में कहा। लंबे ब्लेड से लगातार ठंडी क्यूई बहने लगी और भीड़ खुद को फैलने से नहीं रोक सकी। वांग लू, क्या तुम सच में कह रहे हो? ली चांग थोड़ा चौंका और जोर से चिल्लाया। साथ ही वह धीरे धीरे और सतर्कता से पीछे हट गया। चेन जियांग मन ही मन हंस रहा था। वह जानता था कि ये सभी लोग एक ही जगह से आए हैं और सभी अलग अलग महान परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। जब तक वे एक महान परिवार का हिस्सा रहेंगे, उनके बीच हमेशा किसी न किसी तरह का संघर्ष रहेगा। यह इस हद तक था कि उनमें से कुछ तो एक दूसरे को खत्म करने का मौका ढूंढने के लिए बेताब रहते थे। एल्डर डैन, वू कैमिंग और दूसरे एल्डर चेन जियांग के तरीकों की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। हालांकि चेन जियांग ने अब तक 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाल लिए थे और यह सब बेकार था। बेशक मैं गंभीर हूँ। तुम्हारे ली परिवार की हमारे वांग परिवार से दुश्मनी थी, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? वांग लू ने एक भयावह हंसी हंसी और एक बहुत ही अनोखे कदम के साथ वह तुरंत ली चांग के पास पहुंच गया। उसने ठंडी क्यूई से भरे उस लंबे ब्लेड को अपने हाथों में लहराया और जोर से नीचे की ओर चीर दिया। तभी चारों दिशाओं में ठंडी हवा का एक झोंका आया। हर कोई ठंड से कांपने लगा। चेन जियांग ने देखा कि वांग लू सच्चे मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, जबकि ली चांग सच्चे मार्शल क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि ली चांग का चेहरा डर से भरा हुआ था। कुछ ही सेकंड में ली चांग को 3 ब्लेडों के वार से काट डाला गया। हालांकि उसके जख्मों में खून नहीं था, वे बर्फ में दबे हुए थे और सौभाग्य से ये सब चरम मार्शल संप्रदाय के प्रवेश द्वार के सामने हुआ, जहां काफी जगह थी जिससे वह अपने कौशल का प्रदर्शन कर सका। सामान्य परिस्थितियों में दूसरे और तीसरे स्तर के सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर होता था। तीसरे स्तर के किसी व्यक्ति का सामना करने वाला दूसरा स्तर पूरी तरह से दबा हुआ होता था और वापस लड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। युद्ध के दौरान ली चांग चकमा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और भागना भी उसके लिए संभव नहीं था। बेशक अगर यह चेन जियांग होता, यानी यह असामान्य व्यक्ति किसी सामान्य तृतीय स्तरीय ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकार का सामना करता, तो दृश्य पूरी तरह से उलट जाता। अगर चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन स्लॉटरिंग डेविल ब्लेड और ब्लैक टॉर्टोइस एडामेंटाइल आर्मर का इस्तेमाल किया होता, तो लगभग सभी सामान्य तृतीय स्तरीय ट्रू मार्शल रियल मार्शल कलाकार अपनी मृत्यु का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वांग लू, मैं ली चांग, चाहे मैं मर भी जाऊं, तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। ली चांग क्रूरता से चिल्लाया। लंबे ब्लेड से निकली उस क्षणिक शक्ति के बावजूद उसने फिर भी मुक्का मारा और जैसे ही लंबे ब्लेड का प्रहार हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत से वांग लू के डेंटियन पर एक मुक्का मारा। क्यूई तरंगों का एक विस्फोट हुआ जिससे जमीन हिल गई। इस बीच लू चांग की छाती भी छिद गई। वांग लू को उम्मीद नहीं थी कि ली चांग मरने से पहले अपनी सारी ताकत झोंक देगा और उसने बेरहमी से उसे मुक्का मारने का फैसला किया। वह कुछ कदम पीछे हटा, जबकि उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। ब्लेड से निकली ठंडी क्यूई ने ली चांग के शरीर को छेद दिया और उसके शरीर का सब कुछ ठंडी क्यूई से जम गया। वह पहले ही जमकर मर चुका था।
वांग लू ने ली चांग से अपना चाकू निकाला और 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन वापस ले लिए। इसके बाद उसने अपना पेट ढक लिया और ठंडी मुस्कान दी। हालांकि उसे कुछ गंभीर चोटें आईं, फिर भी उसने बड़ी रकम कमा ली। चेन जियांग से मिले 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के अलावा उसके पास कुल 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन थे, इसलिए उसने सोचा कि लू चांग को मारना पूरी तरह से उचित होगा। ये भयावह दृश्य देखकर हालांकि कई लोग एक सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकार की मृत्यु पर मन ही मन विलाप कर रहे थे, कई लोग वास्तव में उससे भी ज्यादा ईर्ष्यालु थे। वांग लू ने 6 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन प्राप्त किए थे और अगर सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो 3 सच्चे मार्शल दायरे के मार्शल कलाकारों का भी पोषण किया जा सकता था। वे सभी वांग लू से कमजोर होने के कारण खुद से घृणा कर रहे थे, वरना वे पहले ही कार्रवाई कर चुके होते। ये सभी लोग पहले चेन जियांग के खिलाफ एकजुट होकर धर्मयुद्ध करने आए थे, लेकिन अब वे बिल्डिंग फाउंडेशन के दान के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। वे एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे थे और यह स्पष्ट था कि इन लोगों की नजर में उनके परिवार का हित ज्यादा महत्वपूर्ण था। वांग लू चेन जियांग के सामने आया और बोला, मैंने ली चांग को मार दिया, मेरा इनाम। चेन जियांग ने 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले और एक पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं आपको दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपको मुझे ईमानदारी से जवाब देना होगा, अन्यथा मैं इसे आपको नहीं दूंगा। वांग लू ने भौहें चढ़ाईं, उसके झुर्रियों भरे चेहरे से जाहिर था कि वह थोड़ा गुस्से में था। उसने ठंडे स्वर में कहा, पूछो, क्या आप जानते हैं कि मैंने उन सच्चे मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को केवल इसलिए अपंग बना दिया क्योंकि वे मुझे लूटना चाहते थे? चेन जियांग गौर से वांग लू को देख रहा था। नहीं, वांग लू ने कुछ देर सोचने के बाद उत्तर दिया। चेन जियांग ने व्यंग्य किया, तो क्या अब आप मुझे अपने वांग परिवार के शिष्यों को अपंग बनाने के लिए भी जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं ठहराऊंगा। तुम मुझे बिल्डिंग फाउंडेशन के पैसे दोगे या नहीं, या फिर तुम इतने सारे लोगों के सामने अपनी बात से पलट जाओगे? वांग लू मन ही मन बहुत गुस्से में था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं बस अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। मैं तुमसे पूछता हूँ, कुछ देर पहले तुम और ली चांग ने मुझे शैतान वगैरह कहा था, तुम अचानक इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? कहने का मतलब है कि तुम पहले भी मुझे बदनाम कर रहे थे, है ना? चेन जियांग ने पूछा। मैं मानता हूँ, पहले हमने सचमुच आपकी निंदा की थी, लेकिन फिर बस। चेन जियांग की आवाज भारी हो गई क्योंकि एक राक्षसी वध क्यों अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आए। सभी ने केवल एक नीली चमक देखी और फिर खून का एक फव्वारा फूट पड़ा जब वांग लू का सिर जमीन पर गिर गया। नीले गैंट ब्लेड से खून टपक रहा था, जबकि वांग लू का शरीर और सिर खून के एक कुंड में पड़ा था। चेन जियांग ने वास्तव में वांग लू को मार डाला। उसकी यह कार्रवाई पूरी तरह से सभी की उम्मीद से बाहर थी, वांग लू के लिए और भी अधिक। यही एकमात्र कारण था कि चेन जियांग इतनी जल्दी उसका सिर काटने में सक्षम था। चेन जियांग ने ठंडी मुस्कान के साथ उन लोगों को घूरा जो उसके लिए आए थे। अंत में उसने मुझे बदनाम किया था। आप सभी ने उसे खुद स्वीकार करते हुए सुना है कि उसने मुझे बदनाम किया था। इन लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगा, वे भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। वांग लू की सिरविहीन लाश से चेन जियांग ने 2 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन निकाले। उसके कामों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। पहले तो लगा कि उसने बिल्डिंग फाउंडेशन डैन खो दिए हैं, लेकिन अब उसने न सिर्फ खुद को किसी नुकसान से बचाया, बल्कि इन लोगों को भी खुद ही कबूल करवा लिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया। साथ ही उसने वांग लू से ली चांग की हत्या भी करवाई और आखिरकार उसे वांग लू की हत्या का वाजिब कारण मिल ही गया। पहले जब मैंने 4 बिल्डिंग फाउंडेशन डैन्स को मार गिराया था तो तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे परिवार के जूनियर्स की सबसे पहले गलती थी। क्या तुम अब भी नहीं जाओगे, या तुम यहाँ रुककर 2 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हो? मुझे कुछ और लोगों को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। चेन जियांग ने भावशून्य नजर से उन सभी लोगों की तरफ देखा। बात सुलझ गई है। पहले आपने खुद स्वीकार किया था कि आपके शिष्य गलत थे और आपने खुद भी ऐसा कहा था। अब आपने चेन जियांग को जिम्मेदार नहीं ठहराया। हम सबने साफ साफ सुना है, वू कैमिंग ने स्पष्ट स्वर में कहा। अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो तो मुझे विनम्र न होने का दोष मत दो। मेरे चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों को परेशान मत करो। एल्डर डैन की आवाज ठंडी लग रही थी, उसमें स्लॉटर क्यों ही भरी हुई थी। ये लोग मन ही मन कराह रहे थे। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वे वांग लू और ली चांग से कहीं बेहतर हैं। कम से कम वे मरे तो नहीं थे। उन सभी ने पहले सोचा था कि चेन जियांग एक जवान और तुच्छ व्यक्ति है। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत उसकी चतुराई बहुत गहरी थी और कुछ ही कदमों से उसने सब कुछ बड़े करीने से सुलझा लिया था, और यह भी कि अब वे किसी भी बात का खंडन नहीं कर सकते थे। चरमदान राजा प्रांगण में लौटने के बाद चेन जियांग एक सोफे पर लेट गया और उन फूलों को देखा जो नीले गहन वृक्ष पर नीले आभा में चमक रहे थे। पेड़ पर फल लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एल्डर डैन भी अक्सर मिलने आते थे। वे केवल 40 नीले गहरे फल थे और उस समय एक अत्यंत दुर्लभ फल। हालांकि अब उनके बढ़ने की गति सामान्य फलों से भी तेज थी। जियान एक्सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य। अध्याय 0200 नया चरम मार्शल संप्रदाय। अध्याय 200 नया चरम मार्शल संप्रदाय। मैं कहता हूँ औरत, तुम इतनी बार अकेले एक आदमी के घर क्यों जाती हो, और वो भी इतनी कसकर? चेन जियांग ने एल्डर डैन को फिर से आते देख मजाक किया। यह एक्सट्रीम डैन किंग का आंगन मेरा है, मैं जहाँ चाहूँ जाऊंगा। एल्डर डैन ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया और फिर अपना सिर उठाकर उन नीले गहरे फूलों को देखा। वह तो उनके फल लगने का इंतजार कर रही थी। चेन जियांग मुस्कुराया और कहा, मत देखो, वे तुम्हारे नहीं हैं।
इस पेड़ के मालिक के रूप में मुझे चिंता नहीं है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? मैं फूलों को तो देख सकता हूँ ना? एल्डर डैन ने उत्तर दिया। क्या तुम्हें ये फूल पसंद हैं? मैं, तुम्हारा योद्धा चाचा, तुम्हारे लिए एक चुन सकता हूँ, चेन जियांग ने कहा। जैसे ही वह कूदने वाला था, एल्डर डैन ने जल्दी से उसे रोक दिया। मत करो, उन फूलों में से एक एक नीला गहरा फल के बराबर है। यह महसूस करने के बाद कि एल्डर डैन को वास्तव में बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की आवश्यकता थी, चेन जियांग ने पूछा, आपको इतने सारे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन की आवश्यकता क्यों है? मेरे अपने कारण हैं, एल्डर डैन ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और फिर चली गई। चेन जियांग ने उन खूबसूरत नीले फूलों को देखा और फिर कूदकर उनमें से एक फूल उठाया। उसके बाद वह एल्डर डैन के कमरे की ओर चला गया। जैसे ही एल्डर डैन ने दरवाजा खोला, वह एक पल के लिए चौंक गई, फिर प्यार से चिल्लाई, बेवकूफ, क्या तुमने सचमुच एक तोड़ा है? चेन जियांग खिलखिलाकर हंसा और बोला, तुम अक्सर उन फूलों को देखने आते हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? यह मेरी तरफ से एक तोहफा है। उसके हाथ में फूल वाकई बहुत खूबसूरत था। हालांकि वह पेड़ से अलग हो गया था, फिर भी वह एक नीली आभा से जगमगा रहा था। इसके अलावा उसमें से हल्की सी फूलों की खुशबू भी आ रही थी। तुम सच में बेवकूफ हो। एल्डर डैन बहुत गुस्से में थे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उनके दिल में एक मीठी और गर्माहट सी महसूस हो रही थी। अगर तुम इसे नहीं चाहते तो मैं इसे कियान को दे सकता हूँ। चेन जियांग ने अपने होंठ भींच लिए। जैसे ही वह जाने वाला था, एल्डर डैन ने उसे पकड़ लिया। कौन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए? एल्डर डैन ने वह फूल छीन लिया और उसे हल्के से सहलाया, फिर एक कश लिया। हालांकि वह मन ही मन दुखी थी, पर बहुत खुश भी थी। वह खुद पर बहुत खुश थी। आखिर पहली बार कोई उसे फूल दे रहा था, और वो भी इतना कीमती फूल। तो फिर अपना मुखौटा उतारो। चेन जियांग खुद को रोक नहीं सका और फिर से पूछ बैठा। वह वास्तव में इस रहस्यमयी महिला का रूप देखना चाहता था। एल्डर डैन ने दरवाजा बंद करने से पहले कोमलता से नाक भान सिकोड़ी। सचमुच अच्छे काम के लिए कोई भुगतान नहीं होता। चेन जियांग ने जाने से पहले दरवाजा लात मारी। ये सब देखकर सू मेयाओ ने कुछ ईर्ष्या से कहा, अच्छा भाई, बहन ने पहले ही आपके गालों को चूम लिया है, लेकिन मुझे आपसे कभी कोई फूल नहीं मिला। बाई यूयू ने भी ठंडी सांस ली और कहा, उस नकाबपोश महिला ने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया है, फिर भी आपने उसे ऐसा उपहार दिया। लॉन्ग जुएई ने भी धीमे स्वर में कहा, बिल्कुल, पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण। मैंने आपकी कई बार मदद की है और आपने मुझे कोई फूल नहीं दिया है। एक औरत की ईर्ष्या बहुत प्रबल होती है। चेन जियांग को अब आखिरकार इस बात का एहसास हुआ। यहाँ तक कि बाई यूयू, ये ठंडी सुंदरी, भी ऐसी ही थी। हे, वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सुंदर कपड़े और गहने खरीदे हैं। अगर तुम्हें फूल चाहिए तो मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए एक तोड़ लाता हूँ। चेन जियांग ने हंसते हुए जवाब दिया। बेशक, सू मेयाओ और बाकी लोग यूं ही कह रहे थे और चेन जियांग का जवाब सुनकर उन्होंने झट से उसे रोक दिया। वह फूल नीला गहरा फल का आधार था। एक को तोड़ना एक नीला गहरा फल बर्बाद करने के बराबर था। फिर भी चेन जियांग ने कुछ और खूबसूरत फूल तोड़े और इन तीनों सुंदरियों को दे दिए। वह जानता था कि औरतें अक्सर ऊपरी तौर पर कहती हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दिल से वे उसे बहुत चाहती हैं। हर बार जब वह उनके लिए कपड़े खरीदता तो वे हमेशा कहते कि बहुत हो गया, हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं। हालांकि जब भी उन्हें नए कपड़े मिलते तो उनकी खुशी साफ झलकती। चेन जियांग नए नियमों को देखने के लिए नोटिस बोर्ड वाले चौक पर गए। चरमदान संप्रदाय के 3000 युद्ध प्रांगणों को पूरी तरह से दुरुस्त करके 50 विशाल युद्ध प्रांगणों में बदल दिया गया। इस समय किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और सभी अपने अपने युद्ध प्रांगणों में ही रह सकते थे। चरमदान प्रांगण के शिष्य और कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों वाले व्यक्ति अपवाद थे। ऐसा शिष्यों के बीच पारस्परिक संबंधों और संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। अब कुल मिलाकर केवल 15 आंतरिक युद्ध प्रांगण रह गए थे। इन 15 युद्ध प्रांगणों की कुल शक्ति अपेक्षाकृत समान कही जा सकती थी। हालांकि इन 15 युद्ध प्रांगणों के शिष्य अभी भी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। चरम मार्शल संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई नई चीजें शुरू की गईं, जो शिष्यों को अपनी साधना में सुधार करने के लिए प्रेरित कर सकें। उदाहरण के लिए मार्शल प्रांगण, हालांकि उनकी कोई रैंकिंग नहीं थी, उन्हें उनकी संख्या प्लेटों के रंग के अनुसार स्वर्ण मार्शल प्रांगण, रजत मार्शल प्रांगण और कांस्य मार्शल प्रांगण में विभाजित किया गया था। स्वर्ण मार्शल प्रांगण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। इन मार्शल प्रांगणों के शिष्य बहुत परिश्रमी थे और यह उनके द्वारा पूरे किए गए अभियानों की संख्या, विभिन्न प्रतियोगिताओं से प्राप्त पुरस्कारों आदि से स्पष्ट था। हालांकि रजत मार्शल प्रांगण और कांस्य मार्शल प्रांगण थोड़े बदतर थे। हे भगवान, सुनहरी नंबर प्लेट पाने के लिए संबंधित मार्शल प्रांगणों के शिष्यों को 1000 लेवल 10 मिशन पूरे करने होंगे। अगर शिष्य सुनहरी मार्शल प्रांगणों के शिष्य बनना चाहते हैं तो उन्हें 100 लेवल 10 मिशन पूरे करने होंगे। यह क्या बकवास है? नोटिस बोर्ड पर नई सामग्री देखकर यूं शियादाओ दहाड़ा। मिशनों को 1 से 10 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिसमें स्तर 10 सबसे कठिन था। गोल्डन शिष्य बनने से पहले हमें 10,000 लेवल 1 मिशन पूरे करने होंगे। इतने सारे मिशन कैसे पूरे करने पड़ सकते हैं? उन आंकड़ों को देखकर झू रोंग पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। वह कोई भी मिशन करने से डर रहा था। उसकी नजर में यह एक बेकार काम था। चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, लगता है चरम मार्शल संप्रदाय में क्रिस्टल पत्थरों की कमी है। पूरे चेंगू मुख्य भूमि में बहुत कम चीजें हैं जो संप्रदाय के शिष्यों को काम करने के लिए लुभा सकती हैं। मुझसे इतने सारे मिशन करने की उम्मीद मत करो, मैं तो साल में एक बार ही पूरा करूंगा बस। झू रोंग असल में बहुत आलसी था।
उससे कोई काम हजारों या सैकड़ों बार करवाना उसकी जान लेने के बराबर था। हर साल स्वर्ण शिष्यों को 500 सच्चे तत्व दान और 10 लाख क्रिस्टल पत्थर लाभ के रूप में मिलेंगे। स्वर्ण मार्शल प्रांगण के जो शिष्य दूसरों की तुलना में ज्यादा कार्य पूरे करेंगे उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये देखकर युन शियादाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। मादरचोद, इस बाप को स्वर्ण शिष्य होने की कुछ प्रतिष्ठा तो मिल ही जानी चाहिए। ये देखकर झू रोंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। स्वर्ण शिष्यों को मिलने वाले लाभ भयानक रूप से अच्छे थे। झू वेइलोंग ने एक क्षेत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, स्तर 5 के मिशन 2 या उससे कम लोगों के समूह में किए जा सकते हैं। स्तर 6 से स्तर 9 तक अधिकतम 50 लोग जा सकते हैं, जबकि स्तर 10 के मिशन 100 लोगों की एक टीम द्वारा किए जा सकते हैं। हमारी वर्तमान क्षमता को देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा स्तर 5 के मिशन ही कर सकते हैं। अगर 2 लोग भी जाएं तो ये भी बहुत कुशल होगा। एक स्तर 10 मिशन को पूरा करने वाले 100 लोगों को एक बार पूरा करने वाले सभी लोगों के रूप में माना जाता था, जो कि अच्छा था। उन्होंने अचानक चेन जियांग की ओर देखा। अगर वे चेन जियांग के साथ होते तो ये बहुत आसान होता। मेरी तरफ मत देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम मुझ पर और ज्यादा निर्भर हो जाओगी और ये तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए अच्छा नहीं है। चेन जियांग ने उपहास करते हुए कहा, मैं वू कियान के साथ जाऊंगा। मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। भाइयों से पहले कुदाल, भाड़ में जाओ तुम। झू वेइलोंग और तीनों ने एक साथ गाली दी। ये दान चेन जियांग की नजरों में नहीं आते थे। वह जाए या न जाए इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे कभी कभार कई दानों को निखारने का मिशन मिल जाता था। इस वजह से ये कहना मुश्किल था कि उसे किस साल या किस महीने में स्वर्ण शिष्य की उपाधि मिलेगी। देखो, यहाँ एक अखाड़ा रैंकिंग भी है। लगातार 10 जीते तो कांस्य योद्धा का खिताब पा सकते हैं, 30 की लगातार जीते तो रजत योद्धा, 50 की लगातार जीते तो स्वर्ण योद्धा। स्वर्ण योद्धाओं को दीन से व्यक्तिगत रूप से दिव्य युद्ध कौशल सीखने का अवसर मिलता है। युन शियादाओ चिल्लाया, 50 जीत का सिलसिला इतना आसान नहीं है। और तो और, लड़ाई का इंतजाम लॉटरी से होता है। अगर किसी का सामना चेन जियांग या किसी और सनकी से हो जाए तो क्या वो पूरी तरह से हार नहीं जाएगा? झू रोंग ने सिर हिलाया। हालांकि एक सुनहरे योद्धा के फायदे काफी अच्छे थे, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं था। झू वेइलोंग चिल्लाया, देखो, ये राजा मार्शल प्रांगण उत्कृष्ट शिष्यों के लिए एक विशेष स्थान है, साथ ही उन सभी कांस्य शिष्यों के लिए भी जिनके पास रजत योद्धा उपाधि या उससे उच्चतर है। इस राजा मार्शल प्रांगण का प्रमुख डीन है। दिलचस्प। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। नियमों के इस नए रूप ने उसे अचानक मुसीबत खड़ी करने के लिए उत्सुक कर दिया। उसने मन ही मन चरम मार्शल संप्रदाय के इन नए नियमों की प्रशंसा की। लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित करना वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन इन नए नियमों ने वाकई यह कर दिखाया था। तिरछी नजर वाले ड्रैगन, चलो एक टीम बनाते हैं। झू रोंग ने झू वेइलोंग के कंधे पर हाथ रखा। तुमने लाओ झू की किस्मत पहले ही देख ली है। युन शियादाओ ने विलाप किया, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे अपनी पत्नी के साथ मिलकर काम करना होगा। चेन जियांग हंसा, ठीक है, आपकी शादी को इतना समय हो गया है, लेकिन हम में से किसी ने भी आपकी पत्नी को पहले नहीं देखा है। इसे न देखना ही बेहतर है। युन शियादाओ ने गहरी सांस ली। मार्शल प्रांगण का पुनर्निर्माण पहले ही हो चुका था। चेन जियांग, युन शियादाओ और अन्य लोगों के साथ नए मार्शल प्रांगण में दाखिल हुए और उनके लिए तय की गई जगह पर पहुंचे। ये बहुत छोटा था। ठीक कहें तो कुछ लोगों के रहने के लिए एक छोटा सा घर था। ज्यादातर जगह का इस्तेमाल कई अखाड़े और कुछ अभ्यास स्थल बनाने में किया गया था। चेन जियांग को ये जानकर हैरानी हुई कि यहाँ असल में 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां थीं। एक झू रोंग की बहन और दूसरी युन सुई, युन शियादाओ की बहन। जियानग सियावल्ट का एक अनुवादित कार्य।